हम आपसे अपनी क्लास को शुरू करें कि उससे पहले सिलेबस को लिख लेते हैं और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की एक व्याख्या करते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। घबराइए नहीं, बस मेहनत करिए। अपनी क्लास की 2 प्रक्रिया होगी। जब मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा, क्लास के बीच में आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, पेशेंस बनाए रखिएगा। जब जो टॉपिक कंप्लीट होगा उस टॉपिक से रिलेटेड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और साथ ही साथ प्रोविंशियल सिविल सर्विस के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सबकी प्रैक्टिस कराते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और उसके बाद तब मैं अगली टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूंगा। बस मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ी मेहनत करके आओगे ताकि हमें भी महसूस हो कि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ में जुड़ा हूं। ठीक है ना? तो आइए एक बार एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस लिख लेते हैं। ठीक, वैसे देखिए, सिलेबस तो आपको मिला ही होगा, बट हम लोग जिस टॉपिक के जिस तरह से हम लोग पढ़ेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, पूरे हिस्ट्री को 3 पार्ट में इसका डिवीजन किया जाता है। ठीक, पहला जो सेक्शन है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। सेकंड मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री के 2 अन्य पार्ट हो जाते हैं। एक आजादी के बाद भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हालांकि विश्व इतिहास को एक अलग सेगमेंट के रूप में जाना जाता है, बट विश्व इतिहास कोई अलग मतलब अलग युग नहीं, अलग एज नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री मिडिवल कॉल से शुरू होता है, मिडिवल पीरियड से शुरू होता है और यहां तक चलता है। तो इसलिए आप चाहेंगे तो चौथा सेक्शन विश्व इतिहास का बना सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं से जो सेकंड ब्रांच हमने निकाला है वहां पर उसको लिख सकते हैं समझने के लिए। बाकी सिलेबस में सब डिसाइड किया गया कैसे कैसे किस टॉपिक को पढ़ना है। यहां पर विश्व इतिहास, और जो पीटी का जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्लस नेशनल मूवमेंट। मतलब भारत का इतिहास। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूं पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये आपका सिलेबस है जो प्री एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब हम लोग जो है जो भारत का इतिहास है यहां पर इसको देखेंगे। भारत के इतिहास को, भारत के इतिहास में एक एंशिएंट इंडिया, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री लिखा हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे भी समझेंगे एंशिएंट इंडिया, वो प्राचीन भारत बात एक ही है। तो यहां हो गया मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न इंडिया। अब अगर आप उस सिलेबस को देख रहे होंगे कि भारत का इतिहास प्लस राष्ट्रीय आंदोलन, तो जाहिर सी बात है कि मॉडर्न इंडिया में जो ये वाला सेक्शन है विश्व का इतिहास, वह आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में कमीशन परेशान कर देता है। यहां से लेकर के और ये आपका पीटी का सिलेबस है। ठीक, हमारी आपकी मुलाकात किस सेक्शन में होगी? तो हमारी और आपकी मुलाकात एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में होगी। ठीक है, बाकी के जो सेक्शन है वो अदर एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाता है। ठीक है ना? तो एंशिएंट हिस्ट्री से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ये आपका पूरा सिलेबस है। अब इसमें आप पहला लिखिएगा
एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास। अगर आप लिख लिए हो तो मैं इसे मिटा दूं। प्राचीन इतिहास जहां पर आपने लिखा है, ठीक। अब आइए उसके सिलेबस को लिख लेते हैं जिस तरह से हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्राचीन इतिहास है, ये दो पार्ट में बटा हुआ। देखिए हम आपको बता दें, जब तक सिलेबस को क्लियर नहीं कर पाओगे आप, जब तक सिलेबस देख नहीं पाओगे कि कहां पर कैसे इसका डिवीजन है, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाएगा। और जब आप उसको नहीं क्लियर कर पाओगे तो तब तक कभी भी आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं बनेगा और हमेशा क्वेश्चंस आपके गलत होंगे। ठीक है, अभी एकदम क्लियर होगा सिलेबस भी आपका, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे कि किस सिलेबस से कहां से कितना क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आता है। प्राचीन इतिहास को हम दो पार्ट में इसका डिवीजन कर देते हैं। ठीक, पहला है सभ्यता और संस्कृति। सिविलाइजेशन प्लस कल्चर। सभ्यता प्लस संस्कृति। ठीक, यहां पर आप स्पेस रख दीजिएगा कि सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत हमें किसको पढ़ना है। ठीक, और दूसरा है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक या राजनीतिक लिख सकते हैं। यहां पर भी कई सारे टॉपिक को लिखना है। ठीक, अब हम पहले सेक्शन पर आते हैं। सभ्यता और संस्कृति में किस किस टॉपिक को हम पढ़ते हैं? तो पहला है स्टोन एज, पाषाण काल। सेकंड, चालकोलिथिक कल्चर। इसे बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी की सभ्यता। और लास्ट है वैदिक कल्चर। नाम सुने होंगे आप लोग, वैदिक संस्कृति। अच्छा, सभ्यता और संस्कृति को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इन सारी बातों को हम बताएंगे, हमारी ही जिम्मेदारी होती है। ये पहला वाला सेक्शन है। ठीक है, इसमें हम लोग स्टोन एज, चालकोलिथिक कल्चर यानी कि ताम्र पाषाण काल, इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता, और उसके बाद वैदिक कल्चर वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल इंडिया में पहला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ठीक है, इसी के बीच में लिखते हैं महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद पीरियड। ठीक है, 16 महाजनपद का उल्लेख है। इसके बाद सेकंड है मगध साम्राज्य। मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य।
मगध साम्राज्य में हम लोग किस किस वंश को पढ़ते हैं? सारे बच्चे हिंदी माध्यम के हैं ना? ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अगला है मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। अगला है मौर्योत्तर काल, यानी कि पोस्ट मौर्य। मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश। ठीक है, इसके बाद है गुप्त, गुप्त पीरियड या गुप्त काल, और इसके बाद है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्ता। गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल में किसको किसको पढ़ना है? मौखरी वंश, ठीक है, वर्धन वंश, ठीक, एडीसी। और एक और है, आप यहां पर लिख लें, दक्षिण भारत। बहुत नीचे हो गया होगा ना, अगर आप देख लें तो ठीक है, अदरवाइज को यहां पर लिखें। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, जहां पर चोल, चेर, पांड्य प्लस संगम काल, ये हमारा आपका सिलेबस होगा, टॉपिक होगा। ठीक है, इसी को, प्राचीन भारत को अगर यहां पर इंडिकेट किया जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रारंभिक काल से लेकर वर्धन वंश तक, वर्धन वंश तक, ये है मेन बात जो यहां पर हमने आपको लिखाया है। ठीक, लिख लिए। देखिए, लिखना जरूरी है। अगर आपको ये लगता है कि ऐसे ही देख करके हमें याद हो जा रहा है तो बड़ा मुश्किल है। आप लिखेंगे तो वो चीजें आपकी मेमोरी में बनती रहती हैं, आपको ऐसे नहीं आइडिया लगता है। क्योंकि देखिए, अब आपका उम्र ये नहीं कि आप बैठ करके एकदम अच्छे से उसको याद करें, आपको लिखने से ही याद होगा। लिखने से दो लाभ, एक तो राइटिंग स्किल आपकी बेहतर होगी और दूसरा आपके दिमाग में वो सारी बातें फिट कर जाती हैं। तो अगर आप इसको लिख लिए हों तो फिर हम बात आगे की करें। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब आप एक सुंदर सा हेडिंग लिखिए और थोड़ा सा लिख लें उसमें दो तीन बातें, फिर आपको मैं समझाता हूं। देखिए, इतिहास एक परिचय, इतिहास एक परिचय। इतिहास एक परिचय, ठीक है। देखिए, इतिहास शब्द की व्याख्या, इतिहास शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम सर्वप्रथम यूनानी इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार एवं
भूगोलवेत्ता, भूगोलवेत्ता, भूगोलवेत्ता हेरोडोटस ने, हेरोडोटस, हेरोडोटस ने, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका में किया, में किया, में किया। रोमन दार्शनिक, रोमन दार्शनिक सिसरो ने, रोमन दार्शनिक सिसरो, सिसरो, रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा, इतिहास का जनक कहा। पैराग्राफ चेंज करके अब एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिए, इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास क्या है। अब इसको लिखें आप। इतिहासकार E.H. कार के अनुसार, इतिहासकार E.H. कार के अनुसार इतिहासकार E.H. कार के अनुसार, E.H. कार के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाता है। आगे की लाइन में इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास, इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, इति का अर्थ होता है ऐसा ही, और हास का अर्थ होता है निश्चित रूप से था। इति का अर्थ होता है ऐसा ही और हास का अर्थ होता है निश्चित रूप से था। अर्थात, अर्थात वे घटनाएं, अर्थात वे घटनाएं जो अतीत में, अतीत यानी कि पास्ट, जो अतीत में निश्चित रूप से घटित हुई हैं, इतिहास कहलाती हैं। निश्चित रूप से घटित हुई हैं, इतिहास कहलाती हैं। अब नीचे लिखिएगा नोट, नोट। किसी भी घटना के, किसी भी घटना के निश्चित रूप से घटित होने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, प्रमाण की आवश्यकता होती है। और तीन महत्वपूर्ण स्रोतों से, और तीन महत्वपूर्ण स्रोतों से घटना की प्रामाणिकता की जांच की जाती है, घटना की प्रामाणिकता की जांच की जाती है।
अब आप इस तरह से लिख लें, स्रोत 3 कौन कौन से हैं? एक, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग, दूसरा साहित्य, और तीसरा विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। अब आइए पहले इस बात को समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि इतिहास क्या है? अगर अभी आप डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, सामान्य रूप से आप अवेयर रहिए। देखिए, अपनी क्लास की एक विशेषता और होनी चाहिए कि हम और आप सहज हो एकदम अपनी बात रखने का। जब तक आप अपनी तरफ से आंसर नहीं देंगे, तब तक हमें इस बात की जानकारी नहीं हो पाएगी कि आप कहां तक समझ पा रहे हैं, आपकी सोच किस प्रकार चल रही है। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड, यानी कि जिनका सब्जेक्ट इतिहास रहा है 10वीं के बाद? 10वीं के बाद मैं कुछ पूछूंगा नहीं, बस ऐसे ही बता देना है। 4 से 5 लोग, ठीक है। 10वीं तक तो सबका हिस्ट्री रहा होगा। कोई ऐसा है क्या? सबका हिस्ट्री रहा होगा, ठीक। अच्छा, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है वो भी बताएंगे, और जिनका नहीं रहा है वो भी बताएंगे। अगर मैं आपसे व्यवहारिक स्तर पे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास क्या है, किसे कहते हैं, तो आप में से ट्राई करेंगे, हाँ, इतिहास किसे कहते हैं? बताओ कैप्टन। जो बीत चुका है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, भूतकाल में घटित घटना, बहुत बढ़िया। और बीते हुए कल, ठीक। देखिए, ठीक है, आपके बीच से जो भी डिफिनेशन आ रहा है कहीं न कहीं वो एक ठीक दिशा में जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको और वैज्ञानिकता देनी चाहिए। एक बात बताइए, अगर बीते हुए कल की घटना इतिहास हो जा रही है, मैं मानता हूं कि बीते हुए कल की घटना इतिहास है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, क्या बीते हुए कल की हर घटना इतिहास है? जबकि आप लोगों ने इस बात को बोला कि बीते हुए कल या अतीत की घटना। अतीत की बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो इतिहास नहीं बन पाई हैं। यह सही है कि अतीत की घटना इतिहास होती है, लेकिन क्या हर अतीत की घटना इतिहास होती है? और अगर हर अतीत की घटना इतिहास होती तो हमारे और आपके घर की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो इतिहास होती, और मैं यहां पढ़ाता। हमारे और आपके बाबा भी बहुत बड़े 30 मार्खा हुआ करते थे। घर पर जब हम लोग रहे होंगे तो सुने होंगे, हर घर परिवार की एक कहानी होगी कि आपके ताऊ जबरदस्त थे, आपके बाबा बड़े बहादुर थे। बट हम तो कभी अपने बाबा के बारे में पढ़ते ही नहीं है, कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है। इसका मतलब इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि अतीत की हर घटना इतिहास नहीं होती। अब मैं चलता हूं ईएच कार के पास। ईएच कार ने कहा कि द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री, अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो आप कहोगे सर यही बात तो मैंने भी बोला, लेकिन बात को बड़ी बारीकी समझिएगा। ईएच कार जब अपनी पुस्तक लिखे हैं इतिहास क्या है, तो उसमें उन्होंने इस बात की व्याख्या की है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाता है, लेकिन अतीत के उन घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन किया जाता है जो घटना निश्चित रूप से घटित हुई है, जो घटना प्रमाणिक हो। अब प्रश्न यह बनता है कि कौन सी घटना निश्चित रूप से घटित हुई है? तो हमने आपको बताया कि वही घटना निश्चित रूप से घटित मानी जाती है जो सोर्स पर, जो प्रमाण पर दिख जाए। और किसी भी घटना के प्रमाणिक होने के लिए 3 टाइप ऑफ एविडेंस हैं, 3 तरह के सोर्स हैं जिन पर आप अतीत की घटना को ला करके चेक कर सकते हैं। पहला, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग के द्वारा अगर किसी भी घटना की पुष्टि कर दी जाती है, इतिहास कहलाता है। दूसरा, लिटरेरी प्रोमिनेंट, साहित्यिक सोर्स, साहित्य किसी घटना की पुष्टि कर देता है तो भी इतिहास कहलाता है। और तीसरा, फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत, अगर विदेशी यात्री के द्वारा किसी भी घटना की पुष्टि कर दी गई है, जैसे ह्वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज, इत्सिंग जैसे लोगों के द्वारा, तो अभी इतिहास कहलाता है।
तो ध्यान रखना, अतीत के उन्हीं घटनाओं को वर्तमान के प्रकाश में हम अध्ययन करते हैं इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत, जो घटनाएं निश्चित रूप से घटित हुई हैं, और कौन सी घटना निश्चित रूप से घटित हुई है इसको प्रमाण होने की जरूरत होती है। और 3 टाइप ऑफ एविडेंस होते हैं जिन पर आप उन घटना को रख करके चेक कर सकते हैं। हां, यह हो सकता है कि किसी एक्स नाम की घटना को तीनों सोर्स प्रमाणित कर दें, या 2 सोर्स प्रमाणित कर दें, या एक भी कर सकते हैं। तीनों ने प्रमाणित किया तो बहुत बढ़िया, 2 ने किया तो भी ठीक है, और 1 ने किया तो भी ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्टोन एज की किसी घटना के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो स्टोन एज के मानों को लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, तो साहित्य तो वहां पर प्रमाणित कर ही नहीं पाएगा, विदेशी यात्री भी वहां पर नहीं आएंगे। यानी कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ पुरातत्व विभाग ही प्रमाणित कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि अब हमारे और आपके घर की कहानी आने वाले समय में तब इतिहास कहलाएगी जब इन तीनों सोर्स पर प्रमाणित कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए आपने कुछ साल पहले अतीत में कोई खेल खेला, जीने मरने की कस्में खाई थी, और अब आप परेशान हैं कि शशांक सर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे हमारी कहानी। तो देखिए, अगर वो कहानी है तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहानी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन है तो हकीकत आपके द्वारा। अब अगर आपके बालक लोग उसको प्रमाणित कर दें इन तीनों सोर्स में से कि नहीं सर हमारे पिताजी देखिए सारे सोर्स उपलब्ध हैं, भारत सरकार से मान्यता दिला दीजिए और सिलेबस में लेकर के आइए कि इतने बड़े रांझा थे, इतने बड़े माहीवाल थे। समझ में आ रहा है? व्यवहारिक स्तर पर सहजता ही समझनी होती है आपको। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्ट्री क्या है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, सीधी सी बात बोलिए कि पास्ट की प्रमाणिक घटनाएं इतिहास है, अतीत की प्रमाणिक घटनाएं इतिहास है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई प्रमाण के सोर्स क्या है, तो आप इन सोर्स की बात कर सकते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसकी बेस को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप इस बात को समझ गए होंगे कि इतिहास क्या है। ठीक है, यहां पर अभी किसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं बनते हैं, एक समझ डेवलप करने के लिए होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की बात पर विचार करते हैं। एक हेडिंग लिखिएगा, इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन। लिखिए, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के अध्ययन हेतु, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के अध्ययन हेतु इतिहासकारों ने दो आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को, दो आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को विभाजित किया। विभाजित किया। पहला, लिपि ब्रैकेट में लेखन, लेखन के आधार पर। पहला, लिपि स्क्रिप्ट या लेखन के आधार पर, और दूसरा उपकरण औजार के आधार पर। के आधार पर। ठीक है, अब पहला लिखिए, प्रथम आधार लिपि। प्रथम आधार लिपि। यहां पर एक लाइन लिख करके आप लोग रुकेंगे, पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर इसके बाद लिखाऊंगा। ठीक है, एक लाइन लिख लीजिएगा, लिपि के आधार पर इतिहासकारों ने, लिपि के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास का विभाजन तीन भागों में किया है। तीन भागों में किया है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, घबराना नहीं है। हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत जो एंशिएंट इंडिया है,
वह थोड़ा सा अरुचिकर माना जाता है। आप सभी लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते भी होंगे तो जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोग मॉडर्न इंडिया में ही अपना समय व्यतीत करते होंगे। थोड़ा समय बीता तो मिडिवल इंडिया में रजिया कौन थी, क्या थी, पहनती थी कि नहीं पहनती थी, कई सारी बातें। थोड़ा सा और आपका समय निकलता है, अगर आपको लगता है कि गहन अध्ययन करना है तब आप एंशिएंट इंडिया में आते हैं और वहां पर भी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, सम्राट अशोक इनमें डूबे रहते हैं, जबकि इन सब सारे सेक्शन पर आपकी रुचि नहीं होती है। बट प्रश्न यहीं से बनता है प्राचीन भारत में। थोड़ा सा अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक अब तक का मेरा अनुभव रहा है। तो बस थोड़ा सा, कई बार आपको लगेगा कि सर पहली बार शब्द सुन रहा हूं, पहली बार ये सब चीजें हो रही हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। उस पेशेंस के साथ आप तर्क देते हुए और दिमाग में रखते हुए चलिएगा। जहां कहीं समझ में ना आए तुरंत आप मुझे रोक करके आप उस चीज को क्लियर कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी बात है, 10 दिन के बाद हमारी आपकी मुलाकात खत्म हो जाएगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर दोबारा बुलाने के लिए आपको जानते हैं कि फिर हमें भी टाइम देना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्योंकि हर स्लॉट अपना बिजी है। मैं आपके वहां से क्लास लेके निकलूंगा, इंदौर क्लास लेना है, वहां से निकलना है मुझे इलाहाबाद आना है, फिर उसके बाद दिल्ली का विजिट है, जयपुर का विजिट है, तो 7 संस्थानों में इस समय क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो इतना लंबा विजिट होता है कि बहुत मतलब टाइम बहुत मुश्किल से मिल पाता है। इसलिए आप शर्माएंगे नहीं, आप अपनी बात को रखिएगा, मैं एकदम समझाऊंगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप समझोगे नहीं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, बात को इस प्रकार समझना है। जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उस इतिहास को कैसे पढ़ना है, इस बात को लेकर के इतिहासकारों में डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। स्टोन एज से लेकर के और वर्तमान समय तक का जो इतिहास हमें पढ़ना है वो किस आधार पर पढ़ा जाए, इतिहासकार परेशान हो गए। कुछ इतिहासकारों ने एक अलग व्यू दिया, मतलब कुछ इतिहासकारों का वर्ग, और कुछ इतिहासकारों ने एक अलग तरीका बताया। एक वर्ग जिसने मानव सभ्यता के इस इतिहास को पढ़ने के लिए स्क्रिप्ट, लिपि को आधार बनाया, तो वहीं दूसरा वर्ग मानव के द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण को अपना आधार बनाया। यानी कि हम पूरे इतिहास को, और दोनों मान्यताएं हैं, यानी कि पूरे इतिहास को या तो हम लिपि के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं या फिर हम जो है औजार या उपकरण के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। और मजेदार बात यह है कि दोनों को मिला दिया जाता है। अगर आप अभी समझेंगे तो देखिए कैसे मिल जाएगा। बात अगर हम लिपि के आधार पर करें तो लिपि के आधार पर पूरे इतिहास को 3 पार्ट में उसका डिवीजन कर दिया गया है। अभी मैं लिख रहा हूं, लिखना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। लिपि के आधार पर अगर हम इतिहास का विभाजन देखें तो पहला है प्राक या प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल या आद्य इतिहास, ठीक है, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब जरा इसको समझ लीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल का क्या मतलब होता है, आद्य इतिहास का क्या मतलब होता है और ऐतिहासिक काल का क्या मतलब होता है। प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल वह काल माना जाता है इतिहास में जिस समय का मानव बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कोई लेखनी है ही नहीं, वह आदि मानव जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। यानी कि वह काल जिस समय में मानव बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वह काल इतिहास के अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में देखा जाता है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल का मानव पढ़ना लिखना तो जानता है, लेकिन इस काल के मानव ने जिस प्रकार के स्क्रिप्ट को लिखा, जिस प्रकार के लिपि को लिखा, हम इतिहासकार अभी उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। और तीसरा वह काल जब से मानव के द्वारा लिखे गए लिपि को हम लोग पढ़ पाते हैं। तो आप देखेंगे एक पहला स्टेज जब मानव बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता था, दूसरा मानव जानता तो था लेकिन वर्तमान इतिहासकार उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, और तीसरा उस समय का लिपि जब से इतिहासकार पढ़ना शुरू कर दिया। तो अगर हम उसकी बात करें तो आप देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि जब मानव बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उस समय हम स्टोन एज जैसी सभ्यता को रख देते हैं, पाषाण काल की सभ्यता को रख देते हैं। ठीक, आद्य इतिहास जिस समय का मानव पढ़ना लिखना तो जानता था लेकिन हम इतिहासकार उनकी लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को रख देते हैं। और तीसरा ऐतिहासिक काल जिस समय का मानव पढ़ना लिखना तो जानता है
और हम भी पढ़ लिख पा रहे हैं उनकी बातों को, उसको ऐतिहासिक काल, और ये समय शुरू होता है 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 16 महाजनपद से, और आज तक चला आ रहा है। ठीक है, वर्तमान समय तक। अब ये तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा, टूल्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, यानी कि उपकरण के अकॉर्डिंग, औजार के अकॉर्डिंग। तो पहला, मानव में आप देखेंगे कि सबसे पहले मानव ने किस उपकरण का प्रयोग किया? तो स्टोन के बने उपकरण का प्रयोग किया। ठीक है, यानी कि उपकरण की अगर हम बात करें तो स्टोन, पाषाण का उपकरण मानव ने प्रयोग किया। उसके बाद कॉपर, ताम्र उपकरण प्रयोग किया। इसके बाद कॉपर प्लस टीन मिला दिया, ब्रोंज बन गया। और इसके बाद लोहा। ठीक है, आइए इसके अकॉर्डिंग हम बात कर लें। यानी कि पहला, स्टोन एज, इतिहास का वह काल जिस समय मानव अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर के बने उपकरण का प्रयोग किया, वह काल पाषाण काल कहा गया। ठीक है, या जिस समय मानव पत्थर के औजार का प्रयोग किया, या पत्थर को सबसे अधिक अपने अपने जो है जीवन शैली में अपनाया, पत्थर के उपयोग को ध्यान में दिया, वह पाषाण काल कहा गया। दूसरा, जब मानव ने, अच्छा कॉपर का मतलब ऐसा नहीं है कि उसने स्टोन को छोड़ दिया था। कॉपर का जब उसने टूल्स बनाया तो कॉपर के साथ साथ पाषाण का भी टूल्स बनाया होगा। ठीक है ना। दूसरा, मानव जब पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का प्रयोग किया, यानी कि पहला मेटल जो मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया वो कॉपर था। तो स्टोन के साथ साथ जब मानव ने तांबे के उपकरण का प्रयोग किया तो वह काल ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। समय आगे बढ़ा, जब मानव ने तांबा और टीन मिलाकर के ब्रोंज, कांस्य नामक एक मेटल बनाया और उसका प्रयोग अपने जीवन में अधिकता से किया तो उसे कांस्य काल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद वैदिक काल के अंत में जब मानव ने लोहे के औजार बनाने शुरू कर दिए अधिकता में, तो उस समय के युग को लौह काल माना जाता है, जो वर्तमान समय तक चलता है। यानी कि एक स्टोन के बने उपकरण, दूसरा स्टोन प्लस कॉपर के बने उपकरण, तीसरा ब्रोंज के बने उपकरण, और चौथा लोहे के बने उपकरण। ठीक है, अब आइए इस सभ्यता को इस सभ्यता के साथ मैच कर दें। अगर हम स्टोन के बने उपकरण की बात करें तो इसमें हम किसको रख सकते हैं? प्रागैतिहासिक काल को, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि प्रागैतिहासिक काल का मानव एकदम पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है, और स्टोन एज का मानव भी वैसे था, वो भी पढ़ा लिखा नहीं था। यानी कि स्टोन एज में हम प्राग ऐतिहासिक काल को रख देते हैं। दूसरा जो ताम्र पाषाण काल है, इसके लिए हम आपको अलग से बताएंगे, जिसमें दोनों प्रकार की सभ्यताएं होंगी। अभी जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तब वहां पर वो क्लियर होगा, घबराना नहीं है। तीसरा, ब्रोंज, कांस्य। दरअसल कांस्य को ऐसे समझिए, जिस समय का मानव कांस्य के बने उपकरण का खूब प्रयोग किया। ठीक है, अब आप देखिएगा कि कांस्य का प्रयोग सबसे पहले हुआ कब? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और एक बात मैं आपको बड़ी गंभीरता से बता रहा हूं, कई बार आप गलत कर जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में कांस्य के बने उपकरण का प्रयोग हुआ, जिसको टीन और कॉपर मिला करके बनाया जाता था। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बार प्रश्न पूछा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस मेटल के उपकरण का प्रयोग सबसे अधिक देखने को मिला, कॉपर या कांस्य? कॉपर होगा। अब आप कहोगे सर, जब कॉपर का उपकरण अधिक मिला तो इसे कांस्य क्यों कहा गया? चूंकि टेक्नोलॉजी पहली बार डेवलप हुई थी, टीन और कॉपर को मिला दिया गया था और कांस्य पहली बार दिख रहा है, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कह दिया जाता है। लेकिन कभी भी प्रश्न ये आए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे अधिक औजार, ठीक है, किस मेटल के हैं, तो कॉपर के होंगे, तांबे के होंगे। ठीक है, तो उस पर हम आगे बात करेंगे आपसे, हम क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, इन सारी बारीकियों को हम आपको बताएंगे। तो हुआ क्या कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता जिस समय कांस्य के उपकरण बनने शुरू हो गए, और कांस्य के उपकरण बनते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। और हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो मानव था वो पढ़ा लिखा तो था, लेकिन हम उसकी लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसमें से कौन सा सेट होगा? आद्य इतिहास। इसके बाद देखिए, आपको पता है कि वैदिक काल के बाद लोहे का प्रयोग हुआ, और वैदिक काल के बाद लोहे का प्रयोग का मतलब ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद लगभग मतलब उस समय शुरू हो गया था, एग्जाम्पल मिलते जाएंगे, लोहे के प्रयोग शुरू हो गए थे। और आप देखेंगे वही समय है जब मानव की लिपि को हम पढ़ भी
पा रहे हैं। यानी कि लौह युग को हम किस में रख देंगे? ऐतिहासिक काल में। समझ में आ रहा है? देखिए, बिल्कुल नहीं घबराना है, अभी इन सब चीजों को और क्लियर करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि पहला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा गंभीर होता है, और हमें करना क्या है कि हमें रुचि के अकॉर्डिंग नहीं, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य हमारा और आपका एक कि आपका सिलेक्शन हो, आप एग्जाम में बेहतर करें। तो आप देखेंगे कि पूरे इतिहास को जो हमें पढ़ना है उसका जो डिवीजन किया गया है वह तीन जो है दो आधार पे, पहला लिपि के अकॉर्डिंग और दूसरा उपकरण के अकॉर्डिंग। लिपि के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो जब अगर आपसे पूछा जाए कि लिपि के अकॉर्डिंग इतिहास को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो आप इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहास। और अगर आपको पूछा जाए कि उपकरण के आधार पे, तो आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। हालांकि दोनों मिला के एक ही है, आप इस बात को देख रहे हैं, मैच तो कर रहा है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जब स्क्रिप्ट आपसे पूछ लिया जाए तो आप इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे, और यही आप लोग गलत कर जाते हैं मुख्य परीक्षा में। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जब मुख्य परीक्षा, जब मैं टेस्ट लेता हूं मेंस का, तो एकदम गलत कर देते हैं। वहां आता है कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, तो जब स्क्रिप्ट आपसे पूछ लिया गया तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करो ना, फिर वो कमीशन वहीं पर आपको शून्य कर देता है। और जब आपको उपकरण के अकॉर्डिंग पूछे तो आप उन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे, और आप वहीं पर एकदम हौश वौश कर देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट तो इन सब शब्दों का प्रयोग करना है, और अकॉर्डिंग टू टूल्स तो आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, अभी ये सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी, पहले हम इन सब बातों को लिख लेते हैं। ठीक है ना? चलिए, दिक्कत तो नहीं हो रहा है यहां पे? ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना, मैं फिर इसको बताऊंगा 2 बार 3 बार 4 बार, आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा, प्रथम आधार लिपि आपने लिख लिया है। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। अब इसमें लिखिएगा, इस काल में लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध हैं। इस काल में लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध है, और एक ब्रैकेट बना करके छोड़ दीजिएगा, ब्रैकेट में कुछ लिखिएगा नहीं अभी। ब्रैकेट मतलब कि आपको या तो अब लिखाते चले, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पाषाण काल, समझ में आ रहा है ना? जैसे पाषाण काल, भाई लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध है। ठीक है, अब जैसे उसमें पाषाण काल को हमने कैसे ला करके उसमें एंट्री कराया कि टूल्स वाले को एंट्री करा दिया। सेकंड लिखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखिएगा, इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, किंतु किंतु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। और तीसरा लिखिए, आद्य ऐतिहासिक काल, क्षमा चाहता हूं, ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। इसमें लिखिएगा, लिखित साक्ष्य उपलब्ध, लिखित साक्ष्य उपलब्ध और उसे पढ़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक, गुड क्वेश्चन। इस लाइन को लिख लें, फिर हम आपको उसको बना देते हैं। पढ़ा जा सकता है, जैसे 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इनका कि सर वैदिक काल को हम लोग कहां लिखेंगे, तो बात को गंभीरता से समझिएगा, हम वहीं पर आ रहे थे थोड़ी देर में, लेकिन ठीक समय पर आपने बताया। दरअसल आप एक बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान है, एक शब्द प्रयोग किया मैं, और फिर मैंने बोला कि आप कभी स्कूल नहीं गए हैं। अब आपको लगेगा कि हम बुद्धिमान भी हैं और स्कूल भी नहीं गए हैं,
गांव में, अगर गांव में, आप में से कितने लोगों का घर गांव में है? हमारी तरह? बहुत बढ़िया। कितने लोगों का गांव में नहीं है? ओहो, गांव देखा है आपने? नहीं देखा? देखा ही नहीं? गांव के लोगों से मिला? मिला भी नहीं? अच्छा, गांव देखा ही नहीं? कहां से हैं आप? आपका भी गांव में घर नहीं है? हाँ, आपका भी नहीं है। कहां है? यही है। कभी गांव में गए? जाएंगे भी नहीं? आने वाले समय में अगर कभी भविष्य बने तो भी नहीं जाना? बहुत बढ़िया। गांव में या आपके कॉलोनी में, बात को तार्किक रूप समझिएगा। कई ऐसे वयोवृद्ध होंगे या पुराने ताऊ होंगे जो आपको बड़ा परेशान करते होंगे। जब कभी आप उनसे मिलने जाते हैं तो आपसे बड़ा तार्किक क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा अगर एक व्यक्ति ऐसे करता है तो दो ऐसे करता है तो कितने लोग ऐसे में इतने कर देंगे। क्वेश्चन पूछने वाले नहीं होते हैं और हम लोग बड़ा डरे रहते हैं। और कम वक्त वो तभी प्रश्न पूछते हैं जब हमारे और आपके गार्जियन हमारे आपके साथ रहते हैं, है ना। जैसे हमारे और आपके गार्जियन साथ रहे और हमारे गार्जियन बताते ना कि बेटा अपना दिल्ली मुख्य इंजीनियर में आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो उन ताऊ को पता नहीं क्या खलबली मची रहती है कि अच्छा एक प्रश्न बताओ बेटा। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं तार्किक रूप से। तो अगर वो तार्किक रूप से प्रश्न पूछ रहे हैं तो बुद्धिमान है कि नहीं है। लेकिन अगर आप उनके पृष्ठभूमि को चेक करोगे तो आप देखोगे वो कभी स्कूल नहीं गए। तो बुद्धिमान होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको, स्कूल का मतलब क्या होता है? लिपि का ज्ञान। भाई स्कूल आप जाते हैं तो क्या करते हैं? लिपि का ज्ञान ही तो होता है। तो बुद्धिमान होने के लिए लिपि का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिनको लिखना नहीं आता। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे या गांव में आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनसे पूछिए तो दर्द दिल कैसे बयां करते हैं, है ना। उनसे पूछे तो कई सारे शेरो शायरी बोलते हैं कि जब आंखें ना थी तब नजारा मिला, जब आंखें मिली तब नजारा गया। और पूछिए अगली लाइन बता दीजिए तो बोलेंगे कि इतनी नाकामियां इस किस्मत में, उनको मिली पहले कश्ती गई फिर किनारा गया। बड़ी गहराई की बात वो बोल जाते हैं, लेकिन कभी स्कूल नहीं गए। उनको आप बुद्धिमान मानते कि नहीं मानते? इसका मतलब कि बुद्धिमान होने के लिए आपको लिपि की जानकारी होनी जरूरी नहीं है। और रचना उन्होंने कर दिया, ये तो रचना ही है ना। बैठे बैठे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, कभी होंगे, अभी बाद में मुलाकात होते। हमारा एक छात्र जो है वो, मैं उसको पढ़ा रहा था और उसने उसी पर बहुत शानदार कविता लिख डाली। अचानक बैठे बैठे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अंदर से खलबली मचेगी कि सर टाइम तो दीजिएगा, कभी समय आएगा तो यहां पर बुला लेंगे आपको। तो आप देखिए कि आप सोच लेते हैं, सोचने के अकॉर्डिंग आप रचना कर देते हैं और आपको लिखना नहीं होता है लिपि की। तो होता क्या है, बुद्धिमान दो लोग कहलाते हैं, एक जिनको लिपि की जानकारी हो और रचना भी कर लेते हैं, और एक जो रचना कर लेते हैं। तो जो वैदिक काल के लोग थे उनको लिपि की जानकारी नहीं थी, वो ऐसे ही वैदिक मंत्रों की सारी चीजों की रचना करते हैं। इसलिए आपको हम आगे पढ़ाएंगे कि वैदिक काल में जो वैदिक ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको कहा जाता है कि इसकी रचना अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, यानी कि इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया है। और जिन जिन ऋषियों ने इसके मंत्रों को लिखा, मतलब बोला है, लिखा नहीं बोला है, उनको ऊपर से ज्ञान प्राप्त हुआ है, ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया है। तो ईश्वर ने नहीं, प्रकृति से वो सीख रहे थे और उसी बात को जो है प्रयोग करते थे, फिर अपने विद्यार्थियों को बताते थे। वह विद्यार्थी अगले विद्यार्थी को याद करा देता था, वह विद्यार्थी अगले विद्यार्थी को याद करा देता था। तो लिपि की जरूरत पड़ी ही नहीं, तो मौखिक रूप से चलता था। आगे चल करके जब लिपि का विकास हुआ तब जाकर के वेदों को लिपिबद्ध कर दिया गया। इसलिए वेदों की रचना हुई माना जाता है, और रचना का मतलब कि आप कंपोज करते हैं दिमाग से। तो अब वैदिक काल में दो बातें, हमने आद्य ऐतिहासिक काल में क्या लिखा था कि जिस समय मानव लिखना पढ़ना तो जानता है, लेकिन हम उसके द्वारा लिखे गए लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि वैदिक काल का मानव लिखता ही नहीं था, तो उसको कहां रखें? तो कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम आद्य इतिहास उसे कहते हैं जिस काल का मानव पढ़ना लिखना जानता हो और हम नहीं पढ़ पा रहे हो वो भी, और दूसरा जिस काल का मानव बौद्धिक स्तर पे मजबूत हो चुका हो, पढ़ना जानता हो, पढ़ना का मतलब लिखी हुई चीज नहीं, ऐसे कंपोज करना जानता हो, उसको भी हम उसी काल में रख देते हैं। तो जहां पर आपने आद्य इतिहास लिखा है, अब वहीं पर सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ साथ वैदिक काल भी लिख ले। बात समझ में आ गया? जहां पर आपने आद्य इतिहास के अंतर्गत इंडस वैली को लिखा है ना,
वहीं पर आप वैदिक काल को भी लिख लें। समझ में आ गया मुन्ना? बात एकदम क्लियर हो गया? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम क्या लिखा रहे थे, है ना, 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक ऐतिहासिक काल हो गया। अब सेकंड लिखिएगा द्वितीय आधार उपकरण, यानी कि पहला तो लिपि के आधार पे हमने अब लिखा और इसके साथ मैच कर लिया। अब लिखिए द्वितीय आधार उपकरण, द्वितीय आधार उपकरण, द्वितीय आधार उपकरण, यानी कि उपकरण के आधार पर। ठीक है, अब जरा लिखिए, मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण, मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण ब्रैकेट में औजार, छूट गया क्या? मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण ब्रैकेट में औजार के आधार पर, के आधार पर इतिहासकारों ने निम्न प्रकार से विभाजन किया, निम्न प्रकार से विभाजन किया। पहला पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है, ब्रैकेट में पाषाण के उपकरण, पाषाण के उपकरण, पाषाण के उपकरण। सेकंड ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। यहां आप ऐसा करिए, ताम्र प्लस पाषाण के उपकरण, ताम्र पाषाण काल में ताम्र प्लस पाषाण यानी कॉपर प्लस स्टोन, ठीक है। अगला कांस्य काल, कांस्य काल, कांस्य काल, तो यहां लिखिएगा कांस्य के उपकरण, कांस्य के उपकरण। और लास्ट लिखिए लौह काल, लोहे के उपकरण। ठीक है, अब देखिए कांस्य काल में, कांस्य काल में अगर हमें रखना हो, देखिए पाषाण काल में तो प्रागैतिहासिक काल आ जाएगा और कांस्य काल में आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। अच्छा, अगर हमें कांस्य काल में, कांस्य काल में किस सभ्यता को पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, और किस सभ्यता को और एडजस्ट कर सकते हैं, वैदिक को। बहुत बढ़िया, यानी कि जो मैं समझ रहा था कि हो सकता है आप ना समझ पाए, क्योंकि आपको पता है कि वैदिक काल आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है और कांस्य काल वही चैप्टर है, इसलिए कांस्य काल प्लस वैदिक ये आ जाएगा आद्य इतिहास के अंतर्गत। क्योंकि यहां पर आप देखिए, देखिए आप देखते ना लोहे के उपकरण का प्रयोग, यहां पर भी हम आपको बताएंगे लोहे की खोज लेटर वैदिक काल में हुई, तो जाहिर सी बात है कि लोहे के उपकरण का प्रयोग मानव लेटर वैदिक काल के अंतिम चरण में करेगा। तो लेटर वैदिक काल के जो पहले का काल है उसमें तो लोहे के उपकरण नहीं बने होंगे ना, तो उसमें किसके उपकरण बने होंगे, चाहे कॉपर के हों चाहे ब्रोंज के हों, तो इसलिए उसको यहां पर फिट कर दिया जाता है। ठीक, अब एक सुंदर सा हेडिंग लिखिए और पहले उसको समझिए, फिर आगे की बात करेंगे, यहां से आपको समझ में आएगा। हेडिंग लिखिएगा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता का विकास, मानव सभ्यता का विकास। मानव सभ्यता का विकास। एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, बस उसको आप बना लें हमारे साथ ताकि समझाने में हमें ज्यादा आसानी रहेगी। मानव सभ्यता के विकास की अगर हम बात करें तो मानव सभ्यता की कहानी कब से शुरू होती है, पाषाण काल से, है ना। तो वहीं से हम शुरू करते हैं और एक ग्राफ आप बना लें ताकि एक एक करके मैं आपको समझा दूं। मानव सभ्यता के विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टोन एज, पाषाण काल, और स्टोन एज को 3 पार्ट में इतिहासकारों ने इसका डिवीजन किया है। पैलियोलिथिक एज, इसे बोलते हैं पूर्व पाषाण काल,
सेकेंड मीसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, और थर्ड है नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल। इसके बाद आगे बढ़ेगा स्टोन एज के बाद आपने लिखा होगा ताम्रपाषाण काल, सभ्यता आगे बढ़ा और आया चालकोलिथिक कल्चर। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के बाद मानव विकास के क्रम में आगे बढ़ा तो फिर आया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद मानव आगे बढ़ा तो वैदिक कल्चर आया, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में दो पार्ट है, एक अर्ली वैदिक पूर्व वैदिक काल और दूसरा लेटर वैदिक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल के बाद का जो विकास है, अगर आप कहें तो मैं यहां से लिख दूं, ठीक है। वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व, इसी को महाजनपद काल। इसके बाद इतिहास का क्रम आगे बढ़ा, मगध साम्राज्य आया, इसके बाद मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। अब हम यहां पर छोटे छोटे जो बीच बीच में शासक आ रहे हैं या राजवंश आ रहे हैं उनको नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ क्योंकि हमें समझाना है मेन बात यहां पे। इसके बाद गुप्त साम्राज्य आया और इसके बाद हर्षवर्धन का काल आया। हर्षवर्धन, इसको बोला जाता है अंतिम हिंदू सम्राट। बस ये आपका पूरा समझने का टॉपिक है। अगर आप इस पूरे डायग्राम को जो मैं समझा रहा हूं अगर आप अच्छे से समझ गए तो पूरा एंशिएंट इंडिया आप घुमा देंगे एकदम। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप एकदम भरोसे के साथ इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, बेहतर करिएगा कि इन 10 डेज में या जो भी हमारा आपका अभी चल रहा है मुलाकात, इसमें पूरी एंशिएंट इंडिया को आपको याद ना करा दूं और सारे क्वेश्चंस प्रश्न पूछने पर बिना ऑप्शन के अगर आप क्वेश्चन ना हिट कर दें तो शायद एक विफलता ही रहेगी हमारी आपके साथ। और हो सकता है कि मैं इस बात को तब नहीं बोलता अगर मैं 2-4-6 महीने से पढ़ाना शुरू करता। एक लंबा समय निकल गया है हिस्ट्री को पढ़ाते हुए और विशेष करके एंशिएंट हिस्ट्री अपना बड़ा रुचिकर रहा है शुरू से ही। तो एक चैलेंज भी हो जाता है जब हम लोग शिक्षक होते हैं कि अपने अपने सेगमेंट को कौन इंटरेस्टेड बनाता है। तो सारे लोग, कोई मिडिवल इंडिया ले लेता है, कोई मॉडर्न इंडिया ले लेता है, कोई विश्व इतिहास ले लेता है। हमारे हिस्से में प्राचीन इतिहास आ गया, बड़ा चैलेंज। कई सारे विद्यार्थियों की रुचि नहीं बन पाती, बट हमने कहा सर कि हम एक एफर्ट करेंगे और जब जब हमने प्रयास किया तो उससे कहीं ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया, तो हमारी इज्जत बनी रही आपकी वजह से। तो यहां पर भी आपके ही हाथ में है अस्मिता कि बनाए रखिएगा समझ करके, है ना। जितना मैं आपके साथ मेहनत करूं उससे कहीं ज्यादा आपको मेहनत करके आना है ताकि एंशिएंट इंडिया एकदम आपको एकदम हल्के में लगे, ठीक है। अभी यहां पर आप समझ जाएंगे हम लोग किस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अभी हम लोग टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अभी बिल्कुल टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। अभी पहला टॉपिक हमारा होगा स्टोन एज, है ना। अभी उससे पहले की बात, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि जब तक आप बेस नहीं समझोगे, आधार नहीं समझोगे, तब तक आप चीजों को क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक। देखिए, मानव सभ्यता के विकास की बात करें
तो हमें उन समयों में चलना होगा जब मानव सभ्यता के पहली सीढ़ी पर कदम रखा। हम मानव की उत्पत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, मानव का उदय कब हुआ हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि मानव को जब पहली बार सभ्य मानव कहा गया। हालांकि निश्चित रूप से जिस समय मानव को पहली बार सभ्य मानव कहा गया होगा और वर्तमान का जो मानव है उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जिस समय मानव को हम पहली बार सभ्य कहते हैं, आज के दौर में हम उसको असभ्य बोल देंगे। लेकिन चूंकि पहली सीढ़ी जो होती है वह दूसरी सीढ़ी से नीचे होती है, तो एक विकास की प्रक्रिया आप देखेंगे। बात को बड़ी बारीकी से समझिएगा। मानव सभ्यता के इतिहास के विकास में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम और आप बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि स्टोन एज, पाषाण काल से जो है मानव सभ्यता के विकास के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं। आइए यहां से हम भी शुरू करते हैं। हालांकि इससे पहले भी मानव था, इससे पहले भी मानव था। ऐसा नहीं है कि स्टोन एज में पहली बार मानव दिख जाएगा, लेकिन इससे पहले जो मानव था यानी कि प्री स्टोन एज, पाषाण काल से पहले, तो उस मानव में और पशु समाज में कोई अंतर था ही नहीं। कोई अंतर नहीं था, बस एकमात्र डिफरेंस था शारीरिक बनावट। और हम कब की बात कर रहे हैं? स्टोन एज के पहले वाली बात कर रहे हैं। यानी कि उस समय में मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं था, बस एकमात्र अंतर था उनकी शारीरिक बनावट। बाकी कुछ अंतर नहीं था। ना तो पशुओं का कोई सामाजिक जीवन होता था, ना तो मानव का कोई सामाजिक जीवन होता था। मनुष्य एकदम जंगली था, आदिम था। जब उसको भूख लगता था तो वह अपने शिकार की तलाश में निकलता था, कच्चे मांस को खाता था और फिर अपने गुफा में लौट आता था। उसको यह भी नहीं पता होता था कि दोबारा भूख लगेगी कि नहीं। सोचिए हमारी स्थिति कैसी थी। हमें यह भी नहीं पता होता था कि दोबारा हमें भूख लगेगी कि नहीं। और यही स्थिति पशुओं की होती है। पशु को जब चारा मिल जाता है तो भोजन कर लेता है, बाकी एकदम बैठ के आनंद लेता है। फिर जब उसको दोबारा भूख लगती है तभी वो जाकर के फिर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो ऐसे मानव था। लेकिन एक समय के बाद जब हमें यह एहसास हुआ कि यार जो कच्चा मांस पड़ा होता है हम उसको खाते हैं और फेंक देते हैं। जब दोबारा मानव को भूख लगी एक विकास के क्रम में और उसने उस कच्चे मांस को जो फेंका था उसको दोबारा उसने खा लिया और उसकी भूख मिट गई। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मानव को ये लगता था कि भूख तभी मिटेगी जब शिकार करके मांस को खाएंगे। उसको ये भी नहीं पता। अब ये मत पूछिएगा सर आपको कैसे पता हो गया। इतिहासकारों ने लिखा इस बात को, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारा जन्म इतिहास के किसी पन्नों में नहीं हुआ, 47 के बाद ही हुआ होगा। तो इसलिए हम बुकों के ही माध्यम से आपको बताएंगे। तो जब उसने दोबारा उस कच्चे मांस के टुकड़े को खाया होगा और उसकी भूख मिट गई होगी तो उसको लगा होगा कि यार अगर इस बचे हुए मांस को हम रख लें और भूख लगने पर दोबारा खाएं और तब तक खाते रहें जब तक ये खराब ना हो, तब तक हमें जंगल जाने की जरूरत कम पड़ेगी। और चूंकि हम जंगल जाते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं, तो हम भी शिकार हो जाते हैं, तो कम चांस बनेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कहीं न कहीं उसमें बदलाव आया कि नहीं आया। जैसे अब ये बदलाव आया उसी तरीके से मानव को पशु से अलग कर दिया गया। और जब मानव को पशु समाज से अलग कर दिया गया तब मानव सभ्यता की पहली सीढ़ी पर कदम रखा और वह पहली सीढ़ी थी पाषाण काल। अब यहां से आइए, पूरे स्टोन एज को, पूरे पाषाण काल को 3 पार्ट में इसका डिवीजन इतिहासकारों ने किया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कहानी हम यहां से शुरू करते हैं। पूर्व पाषाण काल का जो मानव था, हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, अभी ध्यान रखना, इसीलिए एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ना है ना। पूर्व पाषाण काल का जो मानव था वह पहाड़ी जंगली गुफाओं में रहता था, समूह बना करके रहता था। और जब उसके परिवार के लोगों को भोजन की आवश्यकता होती थी तो उस परिवार का जो मुखिया होता था वह जंगल में जाता था, पशु का शिकार करता था और उस कच्चे मांस को सारे लोग मिल बांट कर खाते थे। उस गुफा में कई परिवार रहते थे। एक कहानी मैं आपको बताता हूं और उस कहानी के माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। पूर्व पाषाण काल का मानव जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई गुफाएं होती हैं, केव होते हैं, उसमें वो रहता था। हम मान लेते हैं कि एक गुफा में 2-3 परिवार के लोग रहते थे। बात को बारीकी समझना। एक परिवार में चुन्नू मुन्नू, उनके मम्मी पापा। चुन्नू मुन्नू एक काल्पनिक नाम है, ये हमारे बड़े अच्छे पात्र हैं। दूसरा परिवार चुन्नी मुन्नी और उनके मम्मी पापा। मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार का एंटरटेन करना नहीं है, और अगर आप एंटरटेन करते हैं तो ये आपका दोष है।
मेरा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो बात समझिएगा। उसे कर सकते हैं, बाध्य नहीं है, लेकिन ये भाव रहे कि एंटरटेन नहीं करना है, समझना है। चुन्नू मुन्नू उनके मम्मी पापा, और इनको बैलेंस कर देते हैं तो चुन्नी मुन्नी और उनके मम्मी पापा। दो तीन परिवार रहे होंगे, लेकिन हम दो का उदाहरण लेते हैं। और हम किस समय की बात कर रहे हैं? पूर्व पाषाण काल की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि आप देखेंगे कि पूर्व पाषाण काल में एक घटना होती है। एक बार चुन्नू मुन्नू के पापा, उनके परिवार के लोगों को भोजन की जरूरत पड़ी होगी, तो चुन्नू मुन्नू के पापा जो है वह भोजन की तलाश में अपने गुफा से बाहर निकले और जंगल की तरफ चले गए। जंगल में वह पशु का शिकार करेंगे और शिकार करके फिर उसको लाएंगे और भोजन के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको इस बात को समझना है, चुन्नू मुन्नू के पापा गए थे शिकार करने और आज तक शिकार ही कर रहे हैं। उनकी मम्मी आज तक इंतजार कर रही हैं, नहीं आए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? गए थे पिया शिकार करने, हो गए शिकार। संभावना तो बन सकती है ना साहब, भाई जिन पशुओं का आप शिकार करने जाते हैं वहां पर और भी तो पशु अपने शिकार की तलाश में रहते हैं, आप भी तो किसी का शिकार होंगे। ऐसे समय बीता, इस बार चुन्नी मुन्नी के पापा जा रहे थे। जैसे चुन्नी मुन्नी के पापा गुफा से बाहर निकले, वैसे ही चुन्नी मुन्नी की मम्मी सामने आ गई और उन्होंने कहा, ए जी मत जाओ। रुक गए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हाँ, क्या देख रहे हैं? हाँ हाँ, खुल के बोलो। बहुत बढ़िया। यही तो बौद्धिकता की पहचान होती है। मुझे लगता है ऐसा ना हो उधर से मुस्कुरा के बोलने की सर और क्या देखा जाता है। उसके अलावा भय भी होता है। चुन्नी मुन्नी की मम्मी को इस बात का भय था, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि चुन्नू मुन्नू के पापा की तरह आप भी। तो जो गार्जियन था ना, वो थोड़ा सा नाराज हो गया। वो समझ गया कि आप इस बात को लेकर क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, इस तरह से मनोबल को कमजोर करोगे तो भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? करना तो हम ही को है। तो थोड़ा सा रुक गए। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, जिन पशुओं का आप शिकार करने जाते हैं, अगर उन्हीं पशुओं को पालतू बना दीजिए और पालतू बना करके ही घर पर ही बराबर कर देते हैं, तो क्या गुनाह? जंगल में शिकार करने की जरूरत कम पड़ेगी और यह भी संभावना है कि आप लंबे समय तक साथ निभाते रहेंगे। चुन्नी मुन्नी के पापा को यह बात समझ में आ गई, यानी कि उस समय के मानव को यह बात समझ में आ गई। अब उस समय का मानव जंगल में शिकार करने की तुलना में पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही मानव ने डोमेस्टिकेशन, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया, वैसे ही इतिहासकारों ने एक नई लकीर खींच दी और कहा कि नया युग प्रारंभ हो गया। और कोई और नया युग नहीं बल्कि मिसोलिथिक एज। तो मिसोलिथिक एज को हम पशुपालक युग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और पहले वाले को हंटिंग एज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है, इसे हंटिंग एज यानी कि शिकारी युग और प्लस भोजन संग्राहक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? भोजन संग्राहक का मतलब कच्चे मांस को इकट्ठा करता था। ठीक है। और दूसरा देखिए क्या शुरू हुआ? पशुपालन। यानी कि मानव ने जब पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया, अब बात आगे बढ़ी है, यानी कि हम पहुंच गए मिसोलिथिक एज में। हालांकि अभी एक एक को अलग तरीके से पढ़ेंगे, बहुत लंबा इतिहास है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तीनों का क्या डिफरेंस है। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। अभी मैं आपको क्वेश्चन लिख करके दिखा देता हूं कैसे पूछा था, और बहुत सहज था, बट विद्यार्थी गलत करके चले आए। यानी कि मिसोलिथिक एज का मतलब पशुपालक युग। अब मानो पशुपालन करने लगा। साहब एक बात बताओ, जब आप पशुपालन करते हैं तो पशुओं को चारा देने की जिम्मेवारी किसकी होती है? जो पशुओं को पालतू बनाता है, घर के जो लोग होते हैं। तो जब हम और आप पशुपालन का कार्य करने लगे तो पशुओं को चारा खिलाने की जिम्मेवारी भी हमारी आपकी हो गई। अब पहाड़ी जंगलों में उतने अच्छे किस्म के चारे नहीं मिलते थे। तब मानव ने क्या किया? अपने पशुओं के साथ नदियों के आसपास के मैदानी क्षेत्रों में उतरना शुरू कर दिया। अब मानव पहाड़ी जंगलों को छोड़ता है और नदी के आसपास के क्षेत्रों में, विशेष करके हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, इन सब नदियों के मैदानी क्षेत्रों में मानव आ गया। अब जब नदी के किनारे आ गया तो पशुओं को हरे हरे घास चारा सब उपलब्ध है, मानव रहने लगा। लेकिन मानव को एक समस्या आने लगी। समस्या क्या है कि आपको पता है कि कई ऋतुएं होती हैं और मानव ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ठंड के मौसम में परेशान होने लगा, क्योंकि रहने के लिए यहां तो कुछ था ही नहीं।
जंगल में गुफाएं हुआ करती थी ना, वहां पर तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, पर मैदानी क्षेत्रों में आपके पास कुछ है ही नहीं। तो मानव ने क्या किया, स्थायी रूप से परमानेंट रूप से रहने को सोचा, लेकिन मानव परमानेंट रूप से रह ही नहीं पाता था। नींद आ रही है ना? 11:59 के बाद अगर व्हाट्सएप का प्रयोग करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होगा है। और ऐसे समय अगर 11:59 के बाद चित्रात्मक संप्रेषण अगर आप लोग करते हैं, समझ रहे हैं, चित्रों का आदान प्रदान करते हैं तो समस्या तो आएगी। इसका मतलब नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं, बहुत सारे लोग नींद की मुद्रा में जा रहे होंगे, देखो बता रही है, तो अवेयर रहना है। सोचिए हम लोग पाषाण काल में जी रहे हैं और आप एकदम वर्तमान समय में एकदम मुक्त हो गए मोक्ष प्राप्ति की तरफ। जब हम जिस टॉपिक को पढ़ाएं तो आपके हाव भाव वैसे होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं कि आपके अंग वस्त्र बदल जाएं कि सर हम पाषाण काल में हैं तो हम अब मृग छाल पहन करके आएंगे, पहन के आएंगे, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। ध्यान रखना है। और इसीलिए हम एक ही क्लास में आपको यहां तक पहुंचा देते हैं ताकि आप अगले दिन ड्रेस को बदल ना पाए, है ना। 1 घंटे में आप जाएंगे नहीं, बंद है, और उसके बाद आप यहां पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात को समझिएगा। तो मेसोलिथिक एज का जो मानव था वह पशुपालन का कार्य करता है, और आपको पता है कि नदी के किनारे आसपास के क्षेत्रों में रहता है, लेकिन ऋतुएं उसको बहुत परेशान करती हैं। अब या तो वो घर बना ले और घर बना करके एक जगह रहना शुरू करे, तो कई बार ऐसे होता था कि जैसे ही वो अपना आवास बनाता था, घर बनाता था, वैसे ही पता चलता था कि घास समाप्त हो गई, तो फिर अपने पशु के साथ जो दूसरी जगह पर माइग्रेट करता था। बात को समझ पा रहे हैं? फिर वहां गया, फिर वहां पर घर बना करके तैयार किया, तो पता चला कि यहां पर भी घास समाप्त हो गई, बड़ा परेशान रहने लगा। सोचा यार कि जीवन जब तक स्थायी नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अब मानव अपने पशुपालन के साथ साथ स्थायी जीवन की तलाश में भटकने लगा। और एक बात हम आपको बता दें, जीवन एक जगह स्थायी जब ही होता है जब आप कृषि कार्य करते हैं, एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं। कृषि कार्य करेंगे तो पशुओं के लिए चारा भी आप उगा लेंगे, अपने लिए भोजन की भी व्यवस्था कर लेंगे, और रहने के लिए अगर आप अपना घर बनाते हैं तो इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही विकास की प्रक्रिया में मानव जब परेशान हो गया तो मानव उन्हीं पशुओं की सहायता से एग्रीकल्चर का कार्य करने लगा, कृषि का कार्य करने लगा। और जब मानव कृषि का कार्य करने लगा तो उसका जीवन एक जगह स्थायी हो गया, और जैसे ही मानव कृषि का कार्य किया वैसे ही इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी और कहा कि नवपाषाण काल आ गया, यानी कि एग्रीकल्चर एज, कृषि युग। लेकिन एक बात आप हमें बताइए, अगर मानव यहां पर नवपाषाण काल में कृषि का कार्य कर रहा है तो क्या पशुपालन का कार्य छोड़ दिया था? नहीं। बहुत बढ़िया, तो पशुपालन भी करेगा। क्या शिकार करना छोड़ दिया था? शिकार भी करेगा, लेकिन प्रायोरिटी के स्तर पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो कृषि को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, सेकंड प्रायोरिटी डोमेस्टिकेशन पशुपालन को देगा, और थर्ड प्रायोरिटी शिकार को। और सेम मेसोलिथिक एज में यही हम कह सकते हैं ना कि पहली प्रायोरिटी पशुपालन और सेकंड प्रायोरिटी शिकार। यहां पर प्रायोरिटी की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक ही है। तो इस तरह से हम पहुंच गए नवपाषाण काल में। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का बड़ा सीधा सा प्रश्न था। प्रश्न यह था कि एक तरफ उसने लिखा पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, और दूसरी तरफ इसी को चेंज करके दे दिया। यहां लिख दिया कुछ लिख दिया, यहां पर कृषि लिख दिया, यहां पर शिकारी लिख दिया, यहां पर पशुपालन लिख दिया। कहा कि साहब सीधे मैच करो। बड़ा सीधा सा प्रश्न था। आप देखेंगे पैलियोलिथिक एज को किसको मैच करेंगे? मेसोलिथिक एज को, नियोलिथिक एज को, कृषि। ठीक है, ये अच्छा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप यहां पर देखेंगे कि ऐसा नहीं कि बाकी चीजें नहीं हो रही हैं, हो रही हैं, लेकिन प्रायोरिटी उसने पूछा था। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि नवपाषाण काल में मानव एग्रीकल्चर का कार्य करता है। जब मानव एग्रीकल्चर का कार्य करेगा तो उसका जीवन स्थायी होगा, यानी कि स्थायी बस्ती बसनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम और आप फील करते हैं कि हम और आप नवपाषाण काल में हैं, और ये नवपाषाण काल की एक बस्ती है। ठीक है, मोहनपुर। ये नवपाषाण काल की दूसरी बस्ती है सोहनपुर। आपको भी नाम दे दें, टोहनपुर। समझिएगा ये कॉन्सेप्ट है। तो सोहनपुर, मोहनपुर, चलिए आप लोग इसी में आ जाइएगा। आप लोग मान लीजिए कि थोड़ा दूर बस गए हैं। तो मोहनपुर और सोहनपुर ये दो नवपाषाण काल की बस्ती है। ठीक है, नवपाषाण काल में हम लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, लेकिन नवपाषाण काल के शुरू के दौर में कृषि में, आपके गांव में कृषि की उत्पादन या जो फसल का उत्पादन बस इतना ही होता था कि जितना आप लोग खा सके, और आपके गांव में भी वही होता है। अच्छा, ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे,
तो आप देखेंगे मिट्टी कई प्रकार की होती है और हर फसल के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की उपयोगिता होती है। तो हम मान लेते हैं कि जो यह गांव है मोहनपुर, यहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। और दूसरा मान लीजिए ये जो गांव आपका सोहनपुर है, यहाँ चावल का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक, बट उत्पादन बहुत अच्छा का मतलब इतना हो रहा है कि आप लोग खा रहे हैं और आप लोग खा रहे हैं। कृषि कार्य आप किससे कर रहे हैं? पशुओं से कर रहे हैं। स्टोन और लकड़ी और हड्डी के बने उपकरण से खेत की जुताई कर रहे हैं, वही आप कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया। नियोलिथिक एज के अंतिम चरण में, नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव ने सबसे पहले जिस मेटल का प्रयोग किया वह कॉपर कहा गया। अब मानव कॉपर का प्रयोग कर लिया नवपाषाण काल में। जब मानव ने कॉपर का प्रयोग किया तो खेतों की जुताई हड्डी और स्टोन की तुलना में कॉपर से बेहतर होगा कि नहीं होगा? जंगलों की कटाई स्टोन से बने उपकरण की तुलना में कॉपर से बने उपकरण से बेहतर होगा कि नहीं होगा? आत्मरक्षा की भावना उनकी तुलना में यहां पर अधिक बनेगी कि नहीं बनेगी? तो जाहिर सी बात है कि जब ये सारी चीजें आएंगी तो आपके कृषि में उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और इस तरह से कॉपर के प्रयोग करने से नवपाषाण काल के अंतिम चरण में सरप्लस फूड प्रोडक्शन हो गया, अधिक उत्पादन हुआ। तो अब आपके गांव में गेहूं का उत्पादन आपके खाने से ज्यादा होने लगा और आपके गांव में चावल का उत्पादन आपके खाने से ज्यादा होने लगा। अब आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखिएगा जो यूपीएससी का कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि जब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता है, जब जब अधिशेष उत्पादन होता है या जब जब अधिक उत्पादन होता है, तब तब रूरल सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जब जब अधिक उत्पादन होगा तब तब ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता में बदल जाएगी या फिर शहरी सभ्यता को जन्म दे देगी। और इसी कॉन्सेप्ट को अभी मैं क्लियर कर देता हूं, बात को फिर समझिएगा। जब जब अधिक उत्पादन हुआ समाज में तब तब शहर का विकास हो जाता है। जैसे मोहनपुर में गेहूं का उत्पादन सरप्लस हो गया, सोहनपुर में चावल का उत्पादन सरप्लस हो गया। अब आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि मैं चावल देकर के गेहूं ले लूं, आप सोचोगे मैं गेहूं देकर के चावल, तो कहीं कहीं आपके मन में लेन देन की भावना शुरू हो गई। और यही लेन देन की भावना किससे हो रही है? वस्तु के बदले वस्तु। तो कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ, यानी कि बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली समझते हैं कि नहीं समझते हैं? वस्तु के बदले वस्तु लेना। जैसे जब हम आप लोग छोटे रहे होंगे, गर्मियों के मौसम में जब चौथी पांचवी छठी क्लास में रहते होंगे, तो हमें तो पैसा बहुत कम मिलता था। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको पैसा कम मिलता होगा। तो जब बाग में हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो जब बर्फ वाला भैया आता था एकदम पूरा अलग अलग प्रकार से आवाज निकालते हुए, तो जब दोपहर के समय हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो जब बर्फ वाला भैया आता था आइसक्रीम वगैरह लेकर के, तो लगता था कि कैसे आइसक्रीम खरीदे, तो क्रिकेट का गेम बंद हो जाता था। सब लोग अपने अपने घर दौड़ के जाते थे। और जो स्टोर रूम होता था तो गेहूं चावल जो जो भी होता था यूं फोल्ड करते थे और यूं छुपा करके पहुंच जाते थे, नहीं पहुंच जाते थे, और उसको बर्फ वाले भैया को दे देते थे। उसको देते थे और उसके बदले में वो क्या देता था हमें? आइसक्रीम। हालांकि बहुत चालाक होता था, इतना वाहियात होता था कि तुम चाहे जितना दे दो देगा एक ही। तो ये वस्तु के बदले वस्तु आप ले रहे हैं ना, लेन देन, यही बार्टर सिस्टम है। तो यही दोनों गांवों के बीच में हुआ लेन देन, और इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली का कहानी शुरू होता है। अब यहां पर बात समझिए कि इस लेन देन से शहर कैसे बना। थोड़ी देर रुकिए। मान लीजिए कि आप हैं और आपको, आपके वहां चावल हो रहा है ना, चावल ही तो हो रहा है, बहुत बढ़िया। आपको गेहूं लेना है, मान लीजिए आपको गेहूं लेने जाना है उनके वहां जो लास्ट में है। तो जब आप यहां से चलोगे और वहां जाओगे तो साहब एक बात बताओ, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना बेहतर हो गया है कि हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस को आप बहुत कम समय में तय कर लेते हैं। उस जमाने में 10 किलोमीटर की भी दूरी तय करने में बड़ा वक्त लगता था। और आप जब यहां से वहां जाओगे और वहां से यहां आओगे तो पता चला कि एक लंबा समय लग गया, आप भी परेशान हो जाओगे। और ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, आपके भी साथ हो सकता है। तो फिर हुआ क्या, लोगों ने क्या किया, आपस में बातचीत करके कहा कि भाई ऐसा है, इस गांव के लोग और इस गांव के लोग बीच बीच में एक जगह बनाते हैं, यहां पर आप आ जाया करिए और आप भी आ जाया करिए। ऐसे एक वहां पर बना दिया, एक यहां पर बना दिया और एक वहां पर बना दिया। और कहा कि एक डेट निश्चित कर दिया या एक दिन निश्चित कर दिया, कहा कि इस दिन सब लोग आएंगे, जिसको जो लेना देना होगा ले दे करके अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। अब ये जो जगह बनाया गया दरअसल ये नदी के किनारे बनाया गया। कहां बनाया गया? नदी के किनारे, ठीक, क्योंकि नदी मार्ग से आना ज्यादा आसान था। मतलब बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बस समझते रहिएगा, अभी देखिए क्लियर कर देता हूं। अब यहां पर आप भी आते थे और आप भी आते थे, लोग ले दे करके अपने अपने घर चले जाते थे। कहानी शुरू हुई।
अब होता क्या था कि यहां धीरे धीरे ये बाजार बनना शुरू हो गया, इसकी रौनक बननी शुरू होगी। कुछ लोगों ने सोचा कि यहीं पर हम रुक जाते हैं, एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं और यहीं पर चूंकि चल रहा है लेन देन तो हमें जाना नहीं पड़ता है घर से, तो कुछ लोग यहीं रुक गए। धीरे धीरे यहां पर आनंद का एक अलग माहौल बना। सोचिए, एक तरफ गांव है और दूसरी तरफ एक नया जीवन शुरू हो रहा है। अगली बार क्या हुआ कि मान लीजिए फिर आप लोगों का लेन देन चल रहा है, धीरे धीरे किसी का चाय पीने का मन किया। मान लीजिए इनको लेन देन में आनंद आ रहा है, इन्होंने कहा कि आओ सबको आज चाय पिलाते हैं। मोहन को चाय पिलाने ले जा रहे थे, तब तक सोहन सुन रहा था। उसने सोचा कि अगर चाय की टंकी मैं यहां पर खोल दूं तो अच्छा खासा चलेगा धंधा। चाय की दुकान खुल गई। अगले दिन उसको लाभ मिला, उसने उसको कहा चलो चाय पिलाते, उसने कहा चाय नहीं, चाय के साथ हम। तीसरा वाला ध्यान दे रहा था और उसको लगा कि यार अगर इसकी भी दुकान हो जाए तो काम बन जाए। अब देखिए लेन देन, चाय की दुकान, इसकी भी दुकान। तब तक रामलाल टहलते हुए आ रहे थे। उन्होंने पूछा यहां कहीं देसी मिलता है? लोगों ने पूछा क्या बात है ताऊ, गांव में क्यों नहीं? नहीं, गांव में इसलिए नहीं कि पकड़े जाते हैं, मार खाते हैं। तो किसी ने सोचा अगर देसी की दुकान यहां पर खुल जाए तो बात वही है, देसी की दुकान खुल गई। देसी समझ रहे हैं ना? तो तुम ऐसे बता रहे हो जैसे पूरा अनुभव है। विद्यार्थी भी हमारे एकदम अति विश्वासी होते हैं। देसी खुल गया, ठीक है। इसके बाद आगे और बढ़ी। तब तक धीरे धीरे उस मार्केट में रीमा सीमा का भी अच्छा, किसी का नाम रीमा सीमा होगा तो अपने से नहीं कोई जोड़ेगा। रीमा सीमा का आगमन हो गया। उन्होंने पूछा भैया कहीं कॉस्मेटिक की दुकान है क्या? वो सुन रहा था। उसने कहा बहन जी आज ही तो ओपन किया हूं। शुरू हो गया। मेरा भाव समझिए कहने का, मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ गांव जैसा जीवन और एक तरफ अलग प्रकार का। अब लोग यहां पर बसना शुरू किए, यानी कि नवपाषाण काल के बाद दो तरह का देख रहे हैं। एक तो नवपाषाण काल के बाद ये नवपाषाण कालीन गांव और एक तरफ ये मार्केट। धीरे धीरे यही मार्केट आगे की तरफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और धीरे धीरे बाजार बना, बाजार से कस्बा बना और कस्बा से फिर ये शहर बन गया। अब आप बताइए कि अगर सरप्लस फूड प्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो लेन देन नहीं होता, लेन देन नहीं होता तो बाजार नहीं बनता और बाजार नहीं बनता तो नगर नहीं बनता। इसलिए आप देखेंगे कि नवपाषाण काल के बाद हम जो है दो तरह के सभ्यता और संस्कृति को देखते हैं। एक तरफ शहरी सभ्यता, एक तरफ ग्रामीण सभ्यता। यानी कि नवपाषाण काल के बाद जिस शहरी सभ्यता को हमने देखा, इतिहास में उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं, जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। और दूसरा नवपाषाण काल के बाद जिस ग्रामीण सभ्यता को हम देखते हैं, ग्रामीण कौन? मोहनपुर और सोहनपुर, वह आपको यहां मिल रहा है। इसलिए कई किताबों में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता और चालकोलिथिक कल्चर, ताम्रपाषाण काल एक साथ चलता है। समझ पा रहे हैं ना क्यों एक साथ चलता है? लेकिन चूंकि इसलिए हम इसको बाद में पढ़ते हैं कि इनके जो लोग थे ना वह कांस बनाए, कॉपर और टीन को मिला करके, और ये वाले लोग कॉपर का यूज करते थे। यानी कॉपर पहले है इसलिए गांव पहले आ जाएगा, गांव पहले आया होगा ना तभी तो इसी गांव में नवपाषाण काल के इसी गांव से एक तो एक विकसित गांव बना और एक शहर बन गया। हालांकि इसमें भी ये जो गांव थे आप जो देख रहे हैं ये भी शहर बनने के कगार पर थे, लेकिन ये शहर नहीं बन पाए और ये वाले शहर बन गए। इसलिए आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत जितने भी शहर आप देखते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, मांडा, 5000 प्लस, ये सब नदी के किनारे ही अमूमन आप देखेंगे। ठीक है। और वहीं पर उसी समय अगर ग्रामीण संस्कृति को आप देखेंगे, कायथा, जोरवी, मालवा, नेवासा, बहुत सारी ये जो है ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में देखेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि इस प्रकार सभ्यता का विकास हुआ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को आप लिख दीजिएगा फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, प्रथम नगरीकरण। ठीक है मुन्ना, वहां पर आप देखिए प्रथम नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, प्रथम नगरीकरण। आग का आविष्कार तो आपको इसी वाले में आएगा। यहां पर जब इसको पढ़ाएंगे ना तो इसको भी 3 पार्ट में बांटा जाता है, क्योंकि यहां पर अगर हम इसको सेगमेंट को तोड़ते तो आप नहीं समझ पाते। इसमें लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, तो इसमें हम आपको आग के बारे में बताएंगे। ठीक है। अभी तो हम एक विकास के क्रम में बता रहे हैं कि इस सिस्टम को आपको समझना है। जब सेगमेंट तोड़ेंगे तो वहां पर कई सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना? ठीक। तो आप यहां पर आकर के देखेंगे कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ गए। तो अब सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करेंगे, और ये जो ग्रामीण सभ्यता है ये अपना चलता रहेगा और एक समय के बाद आगे चल के खत्म हो जाएगा। अब शहरी सभ्यता की बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया,
भारत की पहली शहरी सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी की सभ्यता को जाना जाता है। लेकिन कोई भी सभ्यता जो है वह एक समय के बाद पतन हो जाता है, उसका विनाश होता है, डिक्लाइन होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी जो है पतन हुआ एक टाइम के बाद। आप लोग थक तो नहीं गए ना? हम अपने टॉपिक को पूरा कर सकते हैं ना? बहुत बढ़िया। तो अभी अपनी क्लास तो 2 बजे तक तो होनी चाहिए, है ना? 2:30 बजे तक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल थकना नहीं है ना? जब थक जाएगा तो रखा हुआ है, जो थकेगा वो ले लेगा। अब इसका मतलब नहीं कि निगाह उसी पे टिकाए रखना है ना? तो आप यहां पर देखेंगे, हालांकि आप लोगों के लिए भी है। आप सोचेंगे सर ये तो महिला फर्स्ट आप कर दे रहे हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, डर लगता है। पहले तो आप ही को बताना पड़ेगा, है ना? इन मासूमों को देखो, तो बात समझिए। हम बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, सब एक एक टॉपिक है, बस यहां समझना है आपको, ताकि जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका एक समय के बाद पतन हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसको लेकर के इतिहासकारों में कई सारी बातें हैं। इसको डिटेल में हम क्लास के समय बताएंगे, बट यहां पर संक्षिप्त में बता देते हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता और संस्कृति के पतन का कोई एक कारण नहीं होता है, कई सारे कारण होते हैं। फिर भी हम आपको बताएं, एक फिल्म आई थी आशुतोष गौरकर की, मूवी थी मोहनजोदड़ो। कितने लोगों ने देखा है? बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने नहीं देखा है? अच्छा, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनमें से कितने लोगों के जो है पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड? आप लोग क्या देखते हैं, है ना? जैसे भजन, क्रिकेट, जो देखते हैं देखिए, लेकिन ऐसे फिल्मों को भी देखिए जो इतिहास से रिलेटेड है बात समझ में? अब जिन लोगों ने नहीं देखा उनको परेशान नहीं होना, लेकिन जिन्होंने देखा वो समझेंगे। जब आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वहां पर आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के किसी एक नगर को उसके पतन होते हुए दिखाया गया, और उसके पीछे आप देखेंगे तो रिवर रूट चेंज या बांध का टूट जाना, है ना? तो सिर्फ मोहनजोदड़ो नहीं, कई ऐसे प्लेस थे सिंधु घाटी की सभ्यता में जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि नदी जब अपना मार्ग बदलती है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, नदी का कटाव होता जाता है, तो कभी इधर बढ़ता है, कभी इधर घटता है, कभी इधर बढ़ता है। तो उससे हुआ क्या कि चूंकि नदी के किनारे ये सारे शहर थे, तो कहीं न कहीं वो प्रभावित हुए। तो मोहनजोदड़ो का ही उदाहरण मैं ले लेता हूं। मान लीजिए बाढ़ आया होगा, तो जब कभी भी हमारे और आपके गांव में बाढ़ आता था, या कभी ऐसा कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो देखिए जब बाढ़ आता है तो ऐसा नहीं कि कई गांव खत्म हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। हम मान लेते हैं खत्म भी होते हैं, नहीं प्रभावित होते हैं। तो मान लीजिए यहां पर बाढ़ आ गया होगा, बाढ़ आने की वजह से देखिए इतने लोग प्रभावित हो गए। इसके बाद महामारी फैल गई होगी, देखिए इतने लोग खत्म हो गए। भूकंप आ गया होगा, देखिए और भी खत्म हो गए। बचे हुए नहीं बचे हुए हैं, बचे हुए हैं। अब इतने लोग बचे हुए थे, तभी सेंट्रल एशिया से एक अलग जाति का आगमन हो गया, और सेंट्रल एशिया से जिस जाति का आगमन हुआ, इतिहास में उसको आर्य जाति के नाम से जाना जाता है। आर्य एक विशेष प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग थे। इन आर्यों के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आर्य जो थे, दरअसल ये पशुपालक समाज था, और अपने पशुओं की चारा की तलाश में इधर उधर आते जाते रहते थे। लेकिन इनके बारे में हम आपको बता दें, इनको हल्के में नहीं लेना है। ये थे तो पशुपालक, लेकिन बौद्धिक स्तर पर बहुत तेज थे, लड़ाकू थे, और कबीले के रूप में रहते थे। तो कई जो है कबीला सेंट्रल एशिया से चला और आ गया सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो यहां से देखिए कई कबीला यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये कबीले के लोग यहां पर आ गए। इन कबीले के लोग गाय नामक पशु को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे। अब ये करते क्या थे, कई बार ये कबीला इस कबीले के ऊपर अटैक करके इसको अपने अधिकार में कर लेता था, ये इसके ऊपर अटैक करके इसको अपने अधिकार में कर लिया, ये इसके ऊपर अटैक करके इसको कर लिया। ऐसे ऐसे करके ये आपस में भी लड़ते थे, और साथ ही सिंधु घाटी के लोगों के ऊपर भी अटैक करते थे। अब वो बेचारे पहले से परेशान, दूसरे इनके आक्रमण से और परेशान, तो देखिए और पतन हो गया। इसके बाद भी देखिए कुछ बचे हुए हैं, बचे हुए हैं। अब जो बचे हुए हैं वो दक्षिण भारत माइग्रेट कर गए, तो साउथ इंडिया उनको भेज दीजिए, भेज दीजिए। अभी भी बचे हुए हैं, बचे हुए हैं। अब ये जो बचा हुआ है,
इनको इन्हीं लोगों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत रख लिया। क्योंकि इन आर्यों की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो 4 पार्ट में बटी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन लोगों ने इनको शूद्र की श्रेणी में रख लिया और इसके बाद आप देखेंगे इस सभ्यता का विनाश हो गया और इस सभ्यता की जगह पर इन कबीलाई लोग जो थे, आर्य लोग थे, इन्होंने यहां पर एक नई संस्कृति का विकास कर दिया जिस संस्कृति को वैदिक कल्चर के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न बनता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के क्या कॉजेज हैं? तो कई सारे कारण आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि किस इतिहासकार ने किस कारण को बताया। अब देखिए, ये शहरी सभ्यता थी, इसका पतन हो गया और इसकी जगह पर फिर से ग्रामीण सभ्यता आ गई ना, क्योंकि जो समाज पशुपालक समाज होता है वो कैसा होता है, धीरे धीरे गांव जैसा होता है। तो ये लोग, अच्छा अब आप कहोगे कि सर इनको कृषि करना नहीं पता था? पता था, लेकिन ये लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पशुपालन को देने लगे। कई ऐसे समाज हैं जो आज भी देखिए कृषि ना करके पशुपालन का कार्य करते हैं। तो ये पशुपालन करने लगे और इनका जीवन शुरू हो गया। तो इसी को हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। बस थोड़ी देर और पेशेंस रखिए। अब ये जो वैदिक कल्चर है इसको 2 पार्ट में हमने बांट दिया, एक पूर्व वैदिक काल और एक दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसके टाइम पीरियड को हम आपको बता देते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि लिखूंगा नहीं यहां, क्योंकि आगे टॉपिक में लिखना है। इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो जो पूर्व वैदिक काल है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 बीसी तक माना जाता है। तो अब चूंकि ये जो वैदिक कल्चर है ये 2 पार्ट में इसका डिवीजन हुआ है, तो जो पूर्व वैदिक काल है यानी कि पहले का काल होगा, तो इस समय के जो आर्य थे वह पशुपालन का कार्य करते थे, तो समाज गांव था। बाद के जो आर्य हैं उत्तर वैदिक काल के, ये कृषि कार्य करने लगे, तो यानी कि गांव बस करके विकास करने लगा होगा। और उत्तर वैदिक काल में जब गांव विकास करने लगा तो उत्तर वैदिक काल में जो है इन्हीं लोगों के द्वारा लोहे की खोज कर ली गई। अब आप कहोगे सर तांबे का खोज तो पहले से था, लेकिन क्या था कि तांबे की तुलना में लोहे के उपकरण ज्यादा कारगर और मजबूत होते हैं। तो ये जो सेकंड वाले आर्य थे ये कृषि कार्य में रुचि लेने लगे और जिस समय ये रुचि ले रहे थे उसी समय लोहे की खोज हो गई। तो जब लोहे की खोज हो गई तो जबरदस्त प्रोडक्शन हुआ। और क्यों हुआ आप समझ में पा रहे हैं? लोहे की खोज होने से कृषि कार्य में जब बेहतर हुआ तो शानदार तरीके से उत्पादन हुआ, और जब उत्पादन हुआ तो हम आपको इस बात को फिर से कह सकते हैं कि जब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा तब तब रूरल सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि लेटर वैदिक काल के बाद एक बार फिर से किसी शहरी सभ्यता का उदय होने वाला है, लेकिन वह शहरी सभ्यता पंजाब के क्षेत्र में नहीं होगा बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में होगा। क्यों होगा हम आपको बता दें। जब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई तो इस समय के मानव ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया और गंगा यमुना के क्षेत्र में चले आए जहां की उत्पादकता बहुत शानदार थी। तो गंगा यमुना के क्षेत्र में आ गए और यहाँ पर जंगलों की सफाई करके बसना शुरू कर दिए और यहाँ पर इन्होंने उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना के क्षेत्र में गांव बसाने शुरू कर दिए। चूंकि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था इसलिए वह गांव जल्दी जल्दी शहर का रूप धारण कर लिया। इसीलिए आप देखेंगे कि 6 सेंचुरी बीसी में 16 महाजनपद का उदय हो गया। 6 सेंचुरी बीसी में जिन 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिन 16 महाजनपद का उदय हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है हम आपको बता दें। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध लिटरेचर अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र। तो जैन लिटरेचर क्षमा चाहता हूं, बौद्ध लिटरेचर अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में जिन 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ वह इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, कोसल, मल्ल, चेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पांचाल, अश्मक, अवंती, कंबोज, गांधार, सूरसेन, पावा के मल, कुशीनारा के मल, रामग्राम के कोली, पिप्पलवन के मोरी, केसपुत्र के कालम, सुमसुमारगिर के बग, मिथिला के विदे, वैशाली के लिच्छव और कपिल वस्तु के शाक्य। इसमें अब आप काउंट किए होंगे तो 16 से ज्यादा निकल गया होगा, है ना। दरअसल इसमें कुछ रिपब्लिक स्टेट्स भी थे। तो आप देखेंगे कि इस समय आते आते 16 महाजनपद और कुछ रिपब्लिक स्टेट्स अभ्युदय हो गया। आगे चल करके ये इसको बोलते हैं सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण। और इसके बाद आप देखेंगे कि इन्हीं 16 महाजनपद में आपस में झगड़े शुरू हो गए। हर महाजनपद एक दूसरे को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और अंततः 4 सुपर महाजनपद थे जो बचे, एक मगध, एक वत्स, एक कोसल और एक अवंती।
और अंततः मगध महाजनपद ने इन तीनों को अपने अधिकार में लेकर के मगध साम्राज्य की रचना कर डाली, मगध साम्राज्य की स्थापना की। मगध साम्राज्य का जो क्षेत्र रहा है वो वर्तमान में पटना, पाटलिपुत्र और राजगीर के आसपास का क्षेत्र रहा है। इसी मगध साम्राज्य में शुरू के जिन राजवंशों ने शासन किया, या जो सबसे पहला राजवंश था मगध साम्राज्य के अंतर्गत, वह पहला था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और अंततः नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में पराजित करके एक उसी मगध में एक नए साम्राज्य का अभ्युदय कराया। इसको मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य में हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और उसके राजवंशज को देखेंगे, और आगे चल करके मौर्य साम्राज्य का भी पतन हुआ। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में आपको वहां हम लिखाए होंगे मौर्योत्तर काल, जिसमें आप शुंग वंश, कड़ वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, और अंततः उनका भी जब पतन हुआ तो गुप्तों का साम्राज्य शुरू हुआ। गुप्तों के बाद आप देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल लिखाए होंगे, जिसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे राजवंश के साथ साथ हर्षवर्धन की भी बात करते हैं। और एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत आप देखेंगे कि अंतिम हिंदू शासक के रूप में, अंतिम हिंदू बादशाह के रूप में छत्री, अंतिम हिंदू छत्री, हिंदू शासक नहीं, अंतिम हिंदू बादशाह तो हेमू हो जाएगा, ठीक है, जो अभी पानीपत की कहानी आपको आगे सुनने को मिलेगी। प्राचीन भारत में अंतिम क्षत्रिय शासक के रूप में हर्षवर्धन को जाना जाएगा, जिसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है, और उसके बाद प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का जीवन समाप्त हो जाता है। इसी समय दक्षिण भारत का भी इतिहास हम पढ़ेंगे, और उसके बाद राजपूतों का काल शुरू होता है। जब राजपूतों का काल शुरू होता है, उसी समय हिंदुस्तान में इस्लाम का आगमन भी होता है, और वहां से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, हमने कहा कि क्षत्रिय युग समाप्त होता है और राजपूतों का काल शुरू होता है। आप में से कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्षत्रिय राजपूत एक होते हैं, और कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर अलग अलग होते हैं? क्षत्रिय राजपूत एक होते हैं, कितने लोग इस बात को मानते हैं? 2 लोग मानते हैं। इतना जैसे क्या मतलब, मानना होता है या नहीं मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि क्षत्रिय और राजपूत सर अलग अलग हैं? 1 2। मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन अगर आप चाहे तो बता सकते हैं, मैं इंतजार कर रहा था। क्षत्रिय राजपूत एक होते हैं तो उसमें कुछ बताना नहीं है, अलग होते हैं तो कैसे, कुछ आइडिया है या मैं बताऊं? हाँ, ठीक, अच्छा यार, वो भी तो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा ठीक, मैं हो सकता है कि अपने माध्यम से आपकी बात को और क्लियर कर लूं और आप समझें। दरअसल हकीकत ये है कि क्षत्रिय अलग, राजपूत अलग कैसे होते हैं, हम आपको बता दें। राजपूत का मतलब वर्णशंकर, समझ गए, हाइब्रिड। राजपूत का मतलब क्या होता है हम आपको बता दें। राजपूत का मतलब कि राज्य की देखरेख करने वाला, ठीक है, बात समझिएगा। और जब राज्य की देखरेख कोई व्यक्ति करने लगा तो उसका बेटा भी राज्य की देखरेख करने लगा। वह किस जाति बिरादर से है कोई मतलब नहीं, और उसको कहा जाने लगा राज का पूत। ये पूत शब्द सुने ना हिंदी में, और आगे चल करके उसी को राजपुत्र कहा गया, उसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप राजपूत था। अब ये राज की देखरेख कौन करता था? तो जिसकी रुचि शासन कार्यों में रही होगी वही देखता रहेगा। अब प्रश्न ये है कि किसकी किसकी रुचि शासन में थी, किसकी किसकी रुचि राज्य की अगुवाई करने की थी। तो आइए एक बार एंशिएंट इंडिया में चलते हैं। दरअसल वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण के बारे में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहु राज्य कृतः उरुतदस्य पदाभ्याम शूद्रो जायतः। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय का, उदर से वैश्य का, और जंघों से शूद्र का। अब कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे ऐसे हो सकता है कि मुख से किसी का जन्म कैसे हो रहा है? तो वहां से मुख जन्म का मतलब मुख से जन्म का नहीं बताया गया है, वहां ब्रह्मा को प्रकृति के रूप में बताया जाता है, और कहा जाता है कि प्रकृति की ये अंग हैं। जो यहां से मजबूत होता है उसको ब्राह्मण कह दिया गया, जो भुजाओं से होता है उसको क्षत्रिय, जो यहां से होता है, यहां पालन पोषण करता है वो वैश्य, जो यहां से होता है उसको शूद्र। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो डिवीजन है ये जन्म के आधार पर नहीं था, ये तो आगे चल करके सामाजिक बुराई बना। दरअसल
ये योग्यता के आधार पर था। ये कहा गया था कि जिसकी जो योग्यता होगी उसके नाम के आगे टाइटल लगेगा। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा कि चातुस्मणे मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, चारों वर्णों की जो रचना इस सृष्टि में हुई है हर धर्म में है, वह गुण और कर्म के आधार पे है। इसलिए वैदिक काल के जो आर्य थे उसमें एक ही परिवार में 4 बेटों का जन्म होता था और चारों अलग अलग योग्यता को धारण करके अलग अलग टाइटल रखते थे। तो जो क्षत्रिय था वहां पर, वह क्षत्रिय जो है सबकी देख रेख करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब राज्य की संकल्पना आई तो राज्य की संकल्पना में जो राजा था वो क्षत्रिय ही राजा बनता था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बन गया। लेकिन आने वाले समय में हिंदुस्तान में देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में आप सुनेंगे कि कई विदेशियों का आक्रमण भी हुआ, जैसे शक, कुषाण, होड़, पार्थिव, पहलव, यवन, सारे लोग आए। और जब सारे लोग ये आए तो इसमें से कुछ ही लोग वापस गए थे, बाकी लोग यहीं रह गए तो गए कहां? और चूंकि जो आए वह लड़ाकू थे, उनका नेचर शासन करना था, तो हिंदुस्तान में जो लोग शासन कर रहे थे उन्हीं के साथ तो वो मैच करेंगे। तो हिंदुस्तान में शासन कौन कर रहा था? क्षत्रिय। तो वो आए तो इन्हीं क्षत्रियों के साथ मिल गए। अब क्या हुआ कि शासन करने वाला 2 वर्ग आगे चल के, एक क्षत्रिय और ये जो आए, जब मिल गए तो इनका जो बेटा पैदा हुआ वह कौन हो जाएगा? अब राजपूत। अभी इतना नहीं, अभी क्षत्रिय नहीं, अभी और बता रहे हैं। अब देखिए, आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहला वंश आप पढ़ेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश के बाद आप नंद वंश पढ़ेंगे। और नंद लोग कौन थे? शूद्र थे। तो ये जो नंद वंश के लोग शूद्र थे, इन्होंने जब शासन किया तो इनके भी बेटे तो आगे चल करके राजनीतिक सत्ता में बने रहेंगे। तो इनका तो चलो ठीक है, शूद्र थे वर्ण व्यवस्था में, लेकिन इनका जीवन कैसा हो गया? शासन करने वाला। तो ये किस में जाके शामिल हो जाएंगे? क्षत्रियों में। इसके बाद देखिए ब्राह्मण वंश। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य पूजा पाठ ये सब करना था। लेकिन आप देखेंगे कि मौर्य युग के बाद शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ये सब ब्राह्मण थे और ये लोग शासन कार्य में रुचि लेने लगे। तो इनके भी बेटे शासन कार्य में रुचि लेंगे, तो ये किसके साथ जाकर के मिल जाएंगे? उन्हें क्षत्रिय वालों में। तो अंततः आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के बाद शासन करने वाले लोगों का जो उदय हुआ उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे और विदेशी जातियां भी थी। और अंततः सब एक मिल गए और एक नई शासन जाति का उदय हो गया, जिसको राजपूत कहा जाने लगा। और इस तरह से आप देखेंगे राजपूतों का उदय हुआ। और जब मैं नहीं कह रहा, आप मुझ पर नहीं, किताबों में लिखा हुआ, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा जन्म उस समय नहीं हुआ था, किताबों में जी लिखा हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करूंगा। राजपूतों का शासन शुरू हुआ और उसी समय हिंदुस्तान में इस्लाम का आगमन भी होता है, जो मध्यकालीन इतिहास का एक पार्ट होता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि हमारी और आपकी मुलाकात जो होती रहेगी वह अंतिम हिंदू सम्राट, क्षत्रिय हिंदू सम्राट हर्षवर्धन तक होगा। और यहां तक हम अपनी बात को देखेंगे। अब जो 16 महाजनपद है इसको आप लिख लेंगे, सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण। ठीक है, अब जरा कुछ क्वेश्चंस का उत्तर आप दे दीजिए, फिर हम आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हमें वक्त दीजिएगा। ठीक, आप बताइए फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में किसको जाना जा रहा है? ठीक है, वह कौन सा काल है जिस काल में मानव कॉपर के साथ साथ स्टोन और स्टोन के साथ साथ कॉपर का प्रयोग करता है? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, इनमें से किन सभ्यताओं में मानव कांस्य का प्रयोग किया? नंबर 1 जो है स्टोन एज, नंबर 2 जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, और नंबर 3 जो है मौर्य काल, सिंधु घाटी सभ्यता। सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में किसको जाना जा रहा है? महाजनपद काल को। ठीक है ना? तो यहां तक की ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। इसी में हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे। अब हम आपको बता दें, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वनडे का भी एग्जाम दे देते होंगे, क्योंकि आजकल परिस्थितियां ऐसी बनी हुई कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम दोनों प्रकार की परीक्षा देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो वनडे एग्जाम देते हैं? अच्छा, वनडे का मतलब होता है कि जो एक दिन में होता है, मतलब आईएएस और पीसीएस छोड़ करके बाकी सारी परीक्षाएं वनडे होती हैं, है ना? तो बहुत सारे लोग। और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यूपीएससी देते हैं? सर कुछ नहीं, सिर्फ यूपीएससी। बहुत बढ़िया। कितने लोग यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस भी देते हैं? ठीक है, तो देखिए एक बात ध्यान रखना है, किसी भी परीक्षा का अलग सिलेबस नहीं होता, एक सोच होती है। और उस सोच को जब आप अपने शब्दों से उस अपने कॉपी में लिख देते हैं तो वही आपको दिखाता है कि आप किस प्रकार के विद्यार्थी हैं, किस तरह की सोच रखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कांस
कुमानों ने सबसे पहले कब बनाया? तो आपने बोला सिंधु घाटी की सभ्यता, वन लाइनर हो गया। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि जो कांस बना या कांस का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, और आप यहां पर लिखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ, और कांस जो बना वह कॉपर और टीन को मिला करके किया गया। इस तरह से हमारी तकनीकी व्यवस्था में इस बात को देख सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग टेक्नोलॉजी में कितने मजबूत थे। जोड़ना शुरू कर दिए, ये आपका चला गया दूसरे लेवल पर। और यहीं पर आप संस्कृति से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हालांकि आर्ट एंड कल्चर आपका एक अलग टॉपिक होता है जिसको आगे पढ़ा जाएगा, बट यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि यहीं से आप जोड़ेंगे। आप वहां लिखेंगे कि अगर कला संस्कृति की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो ब्रोंज इमेज की है। वहां पर देखिए वो किस प्रकार से हाथों में चूड़ियां पहने हुए है, हिप पर, यहाँ पर या कमर पर आप देखेंगे हाथ रख के पड़ी है, किस तरह से उसका नृत्य, क्या संस्कृति था, क्या वो था। छोटे छोटे चीज तो जोड़ने हैं, सोच है। हम और आप पढ़ते हैं कि मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश के भीमबेटका से शिला पर चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये वनडे हो गया। अगला प्रश्न आया कि जो चित्रकारी बना हुआ है वह किसका चित्रकारी किया गया है? तो वहां पर जो है जन्म देने हेतु बच्चे का साक्ष्य और यौन संबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये तो वन लाइनर हो गया, लेकिन आप उसी पर बोलेंगे कि बात यूपीएससी का प्रश्न, और आप इसको डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखेंगे कि बात अगर चित्रकारी की जाए तो हिंदुस्तान में आप स्टोन एज में ही इस सभ्यता, इस संस्कृति को आप देख सकते हैं। मध्य पाषाण काल में आप भीमबेटका एक ऐसा प्लेस है जहां से रॉक पेंटिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए, वहां पर इतनी शानदार चित्रकारी की गई है। ये शब्द नहीं यूज करना है कि शानदार चित्रकारी की गई, मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर बच्चे के जन्म का प्रमाण दिखाया जा रहा है और यौन संबंध कैसे, मतलब क्या है, उसके साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और इस तरह से हमारी चित्रकला का विकास देखने को मिल रहा है। जो वहां पर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिल रहे हैं, उस पर कलर भी उकेरे गए हैं। तो बस सोच है यार लिखने का। और ये हम लोग पता है कब डेवलप कर पाए थे? बहुत ज्यादा हम लोगों ने लेखन का कार्य किया, मतलब इतनी कॉपियां भर जाया करते थे लिखते लिखते, ये सारी चीजें थी। तो यहां से आपको करना है। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे हमारे शिक्षक मित्र क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करो। अरे व्हाट इज कॉन्सेप्ट यार, क्या कॉन्सेप्ट होता है? फैक्ट ही कॉन्सेप्ट है। फैक्ट को जब आप याद करके और उसको लिंक कर ले जाओगे तो कॉन्सेप्ट कहलाता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक क्वेश्चन आ जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आप टिप्पणी करें, असहयोग आंदोलन के बारे में। आप खुद सोचिए, असहयोग आंदोलन में आप क्या लिखेंगे? असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पहला पॉइंट, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कि क्यों ये आंदोलन हुआ, कारण क्या है, असहयोग आंदोलन था क्या, और इसके बाद क्या प्रभाव पड़ा। अब जरा आइए, असहयोग आंदोलन के पीछे कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट कानून और इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कानून का विरोध कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, जिनकी गिरफ्तारी हुई, और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाले बाग में सभा का आयोजन हुआ था। जो भीड़ था, इतना भयानक भीड़ था कि उस पर माइकल ओडायर ने गोली चला दी, जिससे लोग आहत हुए। तो रॉलेट एक्ट जो कानून था उसका विरोध क्यों कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू? फिर सोचे जाइए, फैक्ट में आइए। तो रॉलेट एक्ट कानून का विरोध इसलिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल कर रहे थे कि उसमें यह था कि किसी भी भारतीय को जो है गिरफ्तार कर लो संदेह के आधार पे, और उसमें कोई अपील नहीं हो सकता, कोई दलील नहीं हो सकता, कोई कानून, मतलब बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। जोड़ रहे हैं? ठीक है। तो होता क्या है कि अब ये छोटे फैक्ट, अब उधर आपने फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद की क्या परिस्थितियां, तो जब छोटी छोटी घटनाओं को आप जोड़ेंगे और जिनको जोड़ करके लिंक कर लेंगे तो वो होता है आपका कॉन्सेप्ट। आप वैसे लिख के दिखा दीजिए, कोई भी ऐसा पैराग्राफ लिख करके आप दिखाएं जिनमें कॉन्सेप्ट ना हो, हाँ फैक्ट ना हो। लेकिन जब आप लिखते हैं तो फैक्ट को ऐसे नहीं लिखते हैं कि सीधे वो फैक्ट दिखे, वो लिंक करके लिखते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, उसी स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट बेहतर होगा या लेखन शैली जो लगातार प्रैक्टिस करेगा, और वही लगातार अच्छा प्रैक्टिस कर पाएगा, इसको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रहेंगे। तो इन सब चीजों को बड़ी बारीकी से डेली लिखते रहिए। आप विश्वास करिए, अगर आप सामान्य विद्यार्थी होंगे और डेली अगर लिखते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सेलेक्ट हो गए। और आप चाहे इतने अच्छे विद्यार्थी हों, अगर आप डेली नहीं लिख रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होगा। तो यहां पर इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक, एक छोटा सा हेडिंग लिखिए और एक क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, फिर आज की क्लास को खत्म कर देंगे। एक छोटा सा हेडिंग लिखिएगा। पहला, स्टोन एज, पहला टॉपिक स्टोन एज। स्टोन एज, स्टोन एज, स्टोन एज, ठीक है। और इस टॉपिक को हम कल बताएंगे।
बस एक क्वेश्चन हम आपको बता दें कि कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं प्रैक्टिस करता है, ध्यान रखिएगा, वह निश्चित रूप से परेशान होगा और सिलेक्शन से काफी दूर रहेगा। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको दे रहा हूं और मैं लिख रहा हूं, और आई होप कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी उस प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं उस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाते कि नहीं। लिख दूं प्रश्न को? चलिए, गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना है? प्रश्न हमारा है गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस, और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करना है। एक तो कपिल वस्तु, लुम्बिनी नेपाल, दूसरा है बोध गया, तीसरा है सारनाथ, और चौथा है कुशीनगर। बताइए, पहला ऑप्शन कितने लोग सही मान रहे हैं? अच्छा, तो लंबा क्राउड हो गया। दूसरा ऑप्शन ठीक, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आप मान रहे हैं। देखो, आप अकेले हैं इसलिए अब मदद नहीं कर सकते। आप कहोगे सर ये क्या बच्चों वाला प्रश्न आप दे रहे हैं, हमारी क्षमताओं को समझिए, मैं कौन हूं। मैं समझता हूं, आप भावी गार्जियन हैं हमारे, लेकिन जरा अब देखिए खेल। तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो और इस प्रकार के प्रश्न कभी आपको मिलते, हालांकि मिलेंगे नहीं, लेकिन देखिए कहां तक मैं पहुंचता हूं। मैं ये कह रहा था कि जब कुछ ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं जो बड़े हल्के होते हैं और सीधे उसका आप आंसर टिक कर देते हैं, तो आप बड़ा खुश हो जाते हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो जरा ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैं हर क्लास में बोलता हूं कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होता है, संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कैसे? स्टूडेंट, मैं यहां पर सेक्शन बना रहा हूं। ये फर्स्ट स्टेज, ये बी स्टेज, ये सी स्टेज, ठीक है, ये हो गया ज्ञान। स्टॉप, एक और स्टेज। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो यहां आपने टिक कर दिया और आपका आंसर सही हो गया, आप छोड़ करके बढ़ जाते हैं और खुश हो गए कि सर हमने तो क्वेश्चन बना लिया। बड़े आपका गलत तरीका होता है। आप ये देखिए, गौतम बुद्ध का बोध गया से क्या रिलेशन है, इस क्वेश्चन में क्यों ऑप्शन दिया गया है। तब आपको पता चलेगा कि अगर पहले वाले में जन्म है तो दूसरे वाले में क्या है, ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप देखिए, गौतम बुद्ध का सारनाथ से क्या रिलेशन है। फिर आप यहां पर देखेंगे कि प्रथम उपदेश। आप देखिए, गौतम बुद्ध का कुशीनगर से क्या रिलेशन है, तो यहां पर मृत्यु। और अभी भी रुकना नहीं है, अभी भी आगे बढ़िए। यहां आइए, इसको छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध को जो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधिसत्व कहलाए, ठीक है। बौद्ध धर्म में ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो निर्वाण कहा जाता है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। अभी भी पूरा नहीं हुआ, आगे बढ़िए। जन्म का प्रतीक क्या है, बैल या सांड या कमल का फूल। निर्वाण का प्रतीक क्या है, बट वृक्ष। धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका प्रतीक क्या है, व्हील चक्र। महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है, स्तूप। जब एक किसी भी प्रश्न को इतने पार्ट में तोड़ेंगे ना, अभी तो ये आसान सा प्रश्न था, बाकी जब ऑप्शन हिट करिएगा ना, और आप कुछ नहीं, इस स्तर पे पढ़ाई करके एक बार अपने आप को देख लो, विश्वास करिए 15-20 दिन के अंदर आपको ऐसे ना फील होने लगे कि सर इतना बेहतर कर रहा हूं, फिर आके मुझे कहना। बट इस स्तर पे देखना, अब ध्यान देना, जो स्टूडेंट इस स्तर पर तैयारी करते हैं, यानी कि वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए कि सर हमने तो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, अब तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। इस स्तर की तैयारी में सही प्रश्न सॉल्व करने के बाद भी कभी सिलेक्शन नहीं होगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। जब आप दूसरे स्टेज में आते हैं, बी स्टेज में, यहां पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन से फेल होते रहेंगे, रुकेंगे जरूर 1 या 2 प्रश्न से। जब आप इस स्टेज पर आएंगे, ज्ञान का आपका स्तर यह होगा, तो यहां पर आपका सिलेक्शन होगा।
और जब इस स्टेज में आएंगे तो आप रैंकर होंगे। अब आप तय करेंगे कि आप कहां पहुंचते हैं। समझ में आया? सही आपने यहीं पर कर दिया था, लेकिन क्या हो रहे हैं? फेल। सेकंड स्टेज में आप क्या हो रहे हैं? एक दो क्वेश्चन से हमेशा रुकते हैं। देखते हैं ना, कई सारे बाबा लोग पड़े रह जाते हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमेशा एक या दो क्वेश्चन से फेल हो रहे हैं। वो यही दर्द है, ना छोड़ पाते हैं और ना लगी पाते। ये मोहब्बत वाला एरिया होता है। और यहां जब आप आते हैं तो उनका सिलेक्शन होता है, यहां आते हैं तो रैंकर होता है। और हमारी उपयोगिता आप बता दें मैं आपको कहां पर आएगी। पहले वाले में किसी की उपयोगिता नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, तीसरे और चौथे चरण में दो लोग सहयोगी होते हैं। या तो आप अच्छी किताब को पढ़ लें खुद, या किसी टीचर या कोचिंग संस्थान से आप सहयोग ले लें। वहीं पर हमारी भूमिका होती है सहयोगात्मक। तो शायद इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक क्वेश्चन से हम जो समझाना चाह रहे थे, आप शायद ठीक से इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज बहुत ज्यादा हम आपको परेशान नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के डाउट होंगे तो अभी हम लोग तब तक किसी प्रकार को प्रश्न का डिस्कस नहीं किया, तब तक अपने टॉपिक को नहीं पूरा कर लेते हैं। जब हम जैसे पहला प्रागैतिहासिक का यानी कि स्टोन एज को जब हम पूरा कर लेंगे तो उस पर आए हुए क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करेंगे। उसके लिए एकदम निश्चित रहेगा, किसी भी क्लास में 1 घंटे का समय लेकर के जरूर करेंगे। ठीक है, फिर भी किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो हमारे इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, फोन मत करिएगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम रिसीव भी नहीं कर पाते हैं जल्दी और परेशान भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और इतना जो लिखे कि सर मैं यूथ आईएएस से, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि आप किस आईएएस से बात कर रहे हैं। तो 8010045904 80154904। ठीक है ना? तो जो है यहां पर बाकी वैसे तो हम आपके साथ अब कंटिन्यू अपने सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। फिर भी जब कभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना, आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं तुरंत आपका आंसर दे दूं, या हो सकता है कि हमें भी समय लगे, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही यही है। तो कुछ समय लेकर के सही आंसर हम आप तक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। नाम आपको पता हो गया होगा, आप है ना, शशांक पाठक, लखनऊ। ठीक है, तो ये अपना पूरा परिचय है। आज की क्लास बस इतने ही। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू मुलाकात हमारी आपसे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा तो आप यहां मुझसे मिलते हुए जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं क्लास में ही रुकता हूं, हमारी आदत है कि मैं क्लास से तुरंत नहीं निकलता, आप निकल सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को पूछना भी होता है तो आप यहाँ का कोई क्लास है क्या? इसके बाद क्लास नहीं है ना, तो ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जिनको कुछ अगर पूछना होगा तो वो यहाँ पर चले आएंगे। ठीक है, इसलिए क्लास के बाद मैं रुकता हूं 5 मिनट के लिए। अगर कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करके जाऊंगा। ठीक, थैंक यू।